हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। सो रहे हो क्या तुम लोग? गुड मॉर्निंग। नींद खुल गई है? बढ़िया। फिर कहां तक पढ़ा था? नोट सिखाओ। लो। हाँ भाई, प्लस आई माइनस आई पढ़ रहे थे आप, है ना? यार ये तो हाँ, रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ चुके थे। कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके थे, प्लस आई माइनस आई। और हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे 12, और वही 12 एग्जाम्पल ये वाले आपने किए होंगे, है ना? अब इसके आगे अभी और 30 क्वेश्चंस हैं जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट का ही फील होगा। क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है इंडक्टिव इफेक्ट का। अभी अपने को समझना है कि प्लस आई दिखाता है, माइनस आई दिखाता है। ये हमने कल समझ लिया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अट्रैक्ट करेगा, माइनस आई दिखाएगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है या इलेक्ट्रॉन रिच है वो प्लस आई दिखाएगा। यही हमने कल सीखा था। उसी को आज हमें अप्लाई करना है। कुछ 30 क्वेश्चन हैं। आज देख लो आज करना क्या है। तो ये कुछ आपके पास 23 क्वेश्चन हैं। फिर मुझे थ्योरी के नाम पे आज बस ऑर्डर पढ़ाना है। ये 2 स्लाइडें थ्योरी की, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन। ठीक है? बस यहां तक आज हमें कंप्लीट करना है। तो कुल मिला के आज क्लास में लगभग आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है? बस बस इतना सा काम है ना? और इंपॉर्टेंट है ये भी बता दूं, तो दिमाग खोल के पढ़िएगा। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। जल्दी बैठो, चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोर इंडक्टिव इफेक्ट? पहले हमें यह समझना है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना? पहले ये पता करो कि ये माइनस आई दिखाएगा या प्लस आई दिखाएगा। क्यों माइनस आई दिखाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हेलोजन फैमिली जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई ग्रुप है तो हेलोजन फैमिली। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये माइनस आई दिखाएगा। इनमें भी माइनस आई ज्यादा कौन दिखाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा माइनस आई दिखाएगा, एंड हेंस ये वाला ऑर्डर हो जाएगा इंडक्टिव का। पहला तो ये समझा हमने कि माइनस आई दिखाएगा, और माइनस आई में भी जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज्यादा माइनस आई दिखाएगा। बी ऑप्शन में देखो, OH है, SH है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस आई ज्यादा दिखाएगा, एंड देयरफॉर ये पावर हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है? इसके बाद यहां पे OCH3 है और SCH3 है। OR हो गया या SR हो गया, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम कहां देख रहे हैं, फोकस करना, हम डायरेक्टली अटैच एटम को ही देख रहे हैं। बाकी बाद में जो हो फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टली अटैच एटम को ही देखना है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस आई शो करेगा। डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो माइनस आई शो करेगा। यहां पे देखो, जो दोनों सेम हो गया तो आगे केस आ रहा है। जैसे मान लो यहां पे नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। अब यहां देखो, डायरेक्टली अटैच एटम सेम है। डायरेक्टली अटैच एटम सेम है, तब अगला एटम देखो, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई शो करेगा। ठीक है? कल मैंने ये लिखवाया था शायद। यहां पे क्या डायरेक्टली अटैच एटम दिख रहा है? sp कार्बन। और यहां पे डायरेक्टली अटैच एटम sp2 कार्बन। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.25। और sp2 कार्बन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, माइनस आई दिखाएगा। इन दोनों में बताओ, डायरेक्टली अटैच एटम सेम है, क्यों? वाई फर्स्ट का ज्यादा है?
मैं बताता हूं, नहीं ये भी नहीं, हाइब्रिडाइजेशन सेम है गधो। देखो एक बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, कितना हुआ sp2। एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड इधर बनाओ, कितना हो जाएगा, दोनों sp2 ही होगा। डायरेक्टली अटैच एटम सेम है। अब अगले एटम को देखो, यहां पे 2 ऑक्सीजन का माइनस आई लग रहा है, 1 ऑक्सीजन का माइनस आई लग रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उधर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगेगा। 2 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, नहीं लोन पेयर से इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रिलेशन। हाँ ऐसा कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बट वही हो गया फिर, वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूं। 2 ऑक्सीजन है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये माइनस आई शो करेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। चलिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर माइनस आई, सिंपल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 8। हाँ लिखने के लिए समय दिया जाएगा, पहले एक साथ सारे क्वेश्चन करेंगे। किसका माइनस आई ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया, माइनस आई सिखाएगा। अब देखो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उधर माइनस आई शो करेगा। यही समझना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बार 10 सेकेंड लेके सोच लीजिए आराम से। गलत है फर्स्ट, आंसर सेकंड है। आपने शायद आपने एक ऑर्डर पढ़ रखा हो माइनस आई का, जो हम आगे पढ़ेंगे, वहां पे ऐसे पढ़ाया जाता है NF3, NR3, NH3, किसका ज्यादा होता है माइनस आई, NR3 का। अब आपको लगेगा ये उल्टा है ना, लॉजिकली सोचोगे तो उल्टा लगेगा, इसी का लॉजिक आपको समझाना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH3 में लगता है हाइड्रोजन है, और यहां लगता है R का मतलब कार्बन, और कार्बन तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो प्लस आई दिखाना चाहिए, 3 प्लस आई हो गया, तो इसका माइनस आई कैसे ज्यादा होता है। ध्यान से देखिए, इसका माइनस आई ज्यादा होता है कैसे। पहले वाले में आप देख पा रहे हो क्या N और H का बॉन्ड है, और दूसरे वाले में देख रहे हो R का मतलब कार्बन का बॉन्ड है, N और कार्बन है ना। नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनाता है तो क्या नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, और हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाता है तो हाइड्रोजन का 1s पार्टिसिपेट करता है। सिमिलरली नाइट्रोजन का 2p पार्टिसिपेट करता है, और कार्बन का भी 2p पार्टिसिपेट करेगा, है ना। एकदम क्लियर कॉन्सेप्चुअल पढ़ना। अब देखो क्या ये 2p और 1s का बॉन्ड है, और क्या ये 2p का बॉन्ड है, तो 2p 1s का बॉन्ड, क्या ये स्मॉल बॉन्ड हो गया, छोटा साइज है ना, 2 और 1 का छोटा साइज है, और ये देखो 2 और 2 का बड़ा साइज है, तो क्या ये लार्ज बॉन्ड हो गया। एक में स्मॉल बॉन्ड है, एक में लार्ज बॉन्ड है। अब कॉन्सेप्ट समझो, यहां तक कोई दिक्कत। NH का बॉन्ड है, NC का बॉन्ड है, NH का मतलब 2p1s का बॉन्ड है, NC का मतलब 2p2p का बॉन्ड है। 2p1s, 1 का साइज छोटा हो गया स्मॉल बॉन्ड, 2 साइज बड़ा हो गया लार्ज बॉन्ड। अगर छोटा बॉन्ड है तो क्या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही रहेगा, क्योंकि छोटा बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में पड़ा हुआ है। लेकिन अगर बड़ा हो गया बॉन्ड तो क्या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर चला जाएगा, बड़ा हो गया ना साइज, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्री है घूमने के लिए। लेकिन अगर छोटा साइज है तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन उसके आसपास ही रहेगा। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही है, इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा तो क्या ये माइनस आई दिखाएगा, देयरफॉर माइनस आई ज्यादा होगा। एक बार और देखो ध्यान से, पहले वाले में N और H का बॉन्ड है, दूसरे वाले में N और R, यानी कि R मतलब कार्बन, तो NH का बॉन्ड है, N कार्बन का बॉन्ड है। N में 2p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है, और H में 1s बॉन्ड बनाता है। यहां पे 2p ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा, और यहां पे भी 2p बॉन्ड बनाएगा। क्या 2 और 1 का बॉन्ड छोटा होगा एज कंपेयर टू 2 का बॉन्ड, क्योंकि 1 का साइज छोटा होता है, 2 का साइज और बड़ा, 3 का और बड़ा। अगर साइज छोटा है तो उसका ओवरलैप भी छोटा, बॉन्ड भी छोटा। साइज छोटा है, ओवरलैप बड़ा, और बॉन्ड भी बड़ा। अगर बॉन्ड छोटा है पहले वाले केस में, तो बॉन्ड छोटा है तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के आसपास ही होगा। लेकिन अगर बॉन्ड का साइज बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन अब नाइट्रोजन से दूर भी जा सकता है। तो बॉन्ड छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इज नियर टू नाइट्रोजन,
बॉन्ड छोटा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के पास ही घूम रहा है, लेकिन बॉन्ड बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम नाइट्रोजन। साइज बड़ा हो गया तो नाइट्रोजन से दूर चला गया। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही है, मतलब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास ही पड़ा हुआ है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर चला गया, यानी कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो अट्रैक्ट करेगा तो माइनस आई दिखा रहा है। आया समझ में? इसलिए जो आप ऑर्डर पढ़ते हो उसमें कुछ रटना नहीं है, देयरफॉर दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, बावजूद इसके कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं फिर भी ये माइनस आई दिखा रहा है, रीजन वो है। आया समझ में? एक बार एम्स में पूछा गया एसर्शन रीजन में 13-14 के आसपास में, एसर्शन रीजन में पूछा गया है कि बावजूद इसके कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है स्टिल इट शोज माइनस आई बिकॉज बॉन्ड का साइज देखना था आपको। ठीक है, छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन वहीं पड़ा हुआ है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। बड़ा साइज है, इलेक्ट्रॉन कहीं दूर पड़ा हुआ है, यानी कि उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, यानी कि माइनस आई। हुआ क्लियर? इस वाले में हो सेकेंड या फर्स्ट, कौन माइनस आई ज्यादा दिखाएगा? देखो यहां पे केवल 2 sp2 एटम है या फिर एक डबल बॉन्ड है, यहां पे 3 डबल बॉन्ड है या फिर 6 sp2 है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा माइनस आई दिखाएगा। क्लियर हुआ? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा माइनस आई। जैसे यहां आ जाओ, बहुत सिंपल है, मोर ऑक्सीजन लेस ऑक्सीजन, सबसे लेस ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज्यादा माइनस आई दिखाएगा। सेम कहानी यहां भी होगी, मोर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना माइनस आई। सेम कहानी, मोर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर माइनस आई। जैसे मान लो आपके पास ये वाला केस है, इतना पता चल रहा है कि प्लस आई दिखाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना कार्बन, है ना, ग्रुप 15 तक माइनस आई दिखाएगा। नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, ग्रुप 15 16 17 ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस आई दिखाएंगे। इसके अलावा सारे प्लस आई दिखाते हैं, इसके अलावा सारे प्लस आई दिखाएंगे। तो कार्बन क्या हो गया? प्लस आई दिखा रहा है। अब प्लस आई दिखा रहा है तो ज्यादा कौन दिखा रहा है? ज्यादा कार्बन ज्यादा प्लस आई, है ना। जैसे वहां पे था ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा माइनस आई, यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा प्लस आई, तो ज्यादा कार्बन है ज्यादा प्लस आई दिखाएगा, कम कार्बन है कम प्लस आई दिखाएगा। कहने का मतलब एक समझ में आया, इंडक्टिव इफेक्ट चाहे माइनस आई हो चाहे प्लस आई हो, नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट चाहे माइनस आई हो चाहे प्लस आई हो, मोर नंबर ऑफ एटम मोर इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे यहां देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थे तो मोर माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था मोर माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर माइनस आई। यहां पे देख लो, मोर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा प्लस आई। समझ में आया? यहां पे आ जाओ, CH3 CH2D CHD2 और CD3, किसका ज्यादा होता है? होगा तो प्लस आई, कार्बन है तो प्लस आई दिखाएगा, ये बात क्लियर हो गया। लेकिन इनमें भी प्लस आई ज्यादा किसका होगा? इनमें भी प्लस आई का ऑर्डर किसका ज्यादा होने वाला है? CD3 का ज्यादा होगा। बताता हूं, रीजन बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए प्लस आई क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन दे दे, जो इलेक्ट्रॉन दे दे वही प्लस आई है। अब समझो, यहां पे कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पे कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 ड्यूटेरियम है, यहां पे कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन और 2 ड्यूटेरियम है, और यहां पे कार्बन के पास तीनों के 3 ड्यूटेरियम है, CD3। क्लियर है? आ जाओ जरा गौर से समझना। कार्बन के हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप आपने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम। तो एक बॉन्ड मैंने बनाया कार्बन हाइड्रोजन का, दूसरा बॉन्ड मैं बना रहा हूं कार्बन ड्यूटेरियम का, और तीसरा बॉन्ड मैं बना रहा हूं कार्बन और ट्रिशियम का। ठीक है, क्या ये हल्का होता है? मास नंबर कम है। और क्या ये भारी होता है? मास नंबर बढ़ गया। क्या ये और भारी हो जाता है? मास नंबर और बढ़ गया। अब मास नंबर बढ़ गया तो भारी हो जा रहा है लेफ्ट से राइट जाने पे, तो भारी हो रहा है, क्या वो पास में रहेगा या दूर रहेगा? हैवी एलिमेंट है, पास पास बॉन्ड बनाएगा। लाइटर एलिमेंट दूर जा सकते हैं, हेवियर एलिमेंट पास आते हैं।
और दूसरे तरीके से वो भी भूल जाओ, क्या इधर जाने पे हैवी हो रहा है, हैवी हो रहा है, तो अगर कोई हल्का एलिमेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉन तो पूरा इधर उधर, जैसे मान लो बलून है तो बलून कहीं भी उड़ सकता है, उसका इलेक्ट्रॉन कहीं भी उड़ सकता है। लेकिन अगर मैं उसी बलून में कुछ भर दूं, ईंट वीट भर दूं, मान लो इमेजिन करो ऐसा, तो क्या उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है, तो वहीं पड़ा रहेगा। वही लॉजिक यहां लगता है, ये हल्का है, ये भारी है, ये बहुत भारी है, तो जो भारी है उसका इलेक्ट्रॉन भागेगा नहीं, उसका इलेक्ट्रॉन एक जगह ही बैठा रहेगा, और उसका इलेक्ट्रॉन एक जगह ही कार्बन के पास बैठा रहता है। हल्का है तो दूर नहीं जा रहा है, पास है, और भाग और नहीं रहा है, तो एकदम पास में बैठा हुआ है, तो स्मॉल बॉन्ड तो हुआ ही हुआ, और साथ में उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बैठा हुआ है, स्मॉल बॉन्ड हो गया, एंड इलेक्ट्रॉन इज नियर टू कार्बन। सेम लॉजिक जो मैंने NH और NR में लगाया था। NH और NR में जो लगाया था, देखो कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हल्का है, तो हल्का है तो उसका बॉन्ड बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो दूर तक भाग सकता है। लेकिन ट्रिशियम भारी है तो उसका पास में ही बनेगा, वो ज्यादा भाग नहीं सकता। कोई दुबला पतला आदमी भाग सकता है, वो आपके जैसे हो कोई तो भागेगा नहीं ज्यादा। वही कहानी वहां है, हाइड्रोजन हल्का है, आराम से बॉन्ड बना सकता है दूर जाके, लेकिन जैसे ही आप मास नंबर बढ़ा रहे हो, क्या वो भारी हो गया? भारी हो गया तो वो दूर नहीं भाग पा रहा है, अब वो कार्बन के पास ही है। अब वो कार्बन के पास है तो स्मॉल बॉन्ड है, और ये वाला क्या है? लार्ज बॉन्ड है। लार्ज बॉन्ड है तो क्या इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है या दूर है? इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम कार्बन, इलेक्ट्रॉन इज फार अवे फ्रॉम कार्बन। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन दूर है कार्बन के और इलेक्ट्रॉन नजदीक है कार्बन के, कौन कार्बन डोनेट करेगा? जिसके पास नजदीक है। भाई मेरे पास नजदीक है, मैं आसानी से डोनेट कर दूंगा। ये कार्बन का पैसा मान लो दूर रखा हुआ है और ये कार्बन का पैसा नजदीक रखा हुआ है, कौन डोनेट कर देगा? जो नजदीक है, तो ये डोनेट कर देगा। समझ आया? अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या तीन तीन ड्यूटेरियम है, तो तीनों तरफ से कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पास पास है, यहां पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन पास पास है, और यहां पे केवल एक तरफ से इलेक्ट्रॉन पास पास है। तो यहां पे ज्यादा पास हो गया इलेक्ट्रॉन, ज्यादा पास है डोनेट कर देगा, कम पास है डोनेट नहीं कर पाएगा। आया समझ में? एक बार और? नहीं? चलो ऐसा याद रख लो कि ट्रिशियम का प्लस आई ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का प्लस आई कम होता है। जो भारी होता है वो डोनेट कर देगा, और जो हल्का होता है वो डोनेट नहीं करेगा। अब भारी होता है मतलब उसके पास समझ लो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो भारी है। इन सोचने के लिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉन पास है, तभी तो वो भारी है। ज्यादा भारी है तो वो डोनेट कर देगा, हल्का है तो वो डोनेट नहीं करेगा। सिंपल। क्यों? कार्बन के पास है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, भले वो अट्रैक्ट करके रख रहा है, आपकी लॉजिक ठीक है कि कार्बन के पास है, अट्रैक्ट हो जाएगा, बट डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन होना तो चाहिए। यहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं दूर पड़ा हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है तो सही, डोनेट तो कर सकता है। हाँ हाँ, बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर हो गया कार्बन से, अब इलेक्ट्रॉन कहीं दूर बैठा है तो कहां से डोनेट करेगा? जो पास में है वही तो डोनेट करेगा। ये दूर है मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं दूर चला गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डोनेट ही नहीं कर पा रहा। लेकिन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पास में, इलेक्ट्रॉन है तो वो डोनेट कर देगा। ठीक है, चलो वो जो आप लॉजिक लगा रहे हो वो दो डिफरेंट एलिमेंट्स में लगता है, सेम एलिमेंट में नहीं लगता। नेक्स्ट, ज्यादा इसमें प्लस आई दिखाएगा, कार्बन है तो प्लस आई दिखाएगा, तो जितना ज्यादा ग्रुप है उतना ज्यादा प्लस आई, ज्यादा ग्रुप है ज्यादा प्लस आई। इधर बता दो, कल मैंने पढ़ाया था ये कौन सा कार्बन है? ये तो गलत है, एक सेकंड, यहां पे एरर है। मान लो यहां पे ये कौन सा कार्बन है? sp कार्बन है क्या? और ये वाला sp2 कार्बन है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है? sp ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ज्यादा माइनस आई शो करेगा। sp2 कम इलेक्ट्रोनिगेटिव, कम माइनस आई शो करेगा। यहां पे 6 sp2 है, यहां पे केवल 2 sp2 है, तो ज्यादा समझ गए ना? ज्यादा sp2 है, ज्यादा माइनस आई शो करेगा। इसमें आ जाओ तो ये sp3 हो गया, कम माइनस आई शो करेगा।
और उसमें तो एकदम कम हो जाएगा, सबसे कम। हो गया? तो ये हो गया आपके। और क्वेश्चन करिए। ये माइनस आई माइनस आई माइनस आई, ये दोनों प्लस आई। ठीक है, चलो। प्लस आई उसका ज्यादा होगा ना, 2 कार्बन है। ठीक है, जिसका ग्रुप ज्यादा उसमें कार्बन ज्यादा। माइनस आई कंपेरिजन है ये, तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। अगर इसका प्लस आई ज्यादा है, इसका प्लस आई ज्यादा हो गया, इसका प्लस आई और कम हो गया। इंडक्टिव देखो ना, ग्रुप ज्यादा, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। आप चाहो तो यहां तक ही रख दो, आप चाहो तो यहां तक रख दो। अब ठीक है, ठीक है। ऑर्डर लिखवाने पे वो भी क्लियर हो जाएगा। आप चाहो तो वहीं तक सोचो, ऑर्डर लिखवाने पे और क्लियर होगा। नेक्स्ट, ये वाला सोचो, ये वाला सोचो पहले। क्या ये sp कार्बन है और क्या वो वाला sp3 नाइट्रोजन है? लोन पेयर आ गया ना। sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, sp3 नाइट्रोजन का किसका ज्यादा है ना? नेक्स्ट, sp2 कार्बन है क्या ये वाला, और वो वाला sp3 नाइट्रोजन है, किसका ज्यादा होगा? ये होता है 2.75 और ये होता है 3। आया समझ में? इन दोनों में बताओ, ये sp2 कार्बन है और वो sp3 नाइट्रोजन है। sp2 कार्बन sp3 नाइट्रोजन, sp2 कार्बन लिख लेते चलो। sp2 कार्बन है, कितना हो गया? 2.75। sp3 नाइट्रोजन कितना हो गया? कितना हो गया? अब एक लॉजिक आपका हो सकता है कि सर यहां पे बहुत सारे sp2 कार्बन है, 6 हैं। बेटा मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको डायरेक्टली अटैच एटम चेक करना है, उसके बाद सोचना है बाकी चीजें। इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली अटैच एटम पे, जेड पे डिपेंड कर रहा था। हम जेड के आगे थोड़ी नहीं देख रहे थे। हम तो इंडक्टिव इफेक्ट कल पढ़ाए थे, तो आपको बताया था ना कि जेड पे इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है, डायरेक्टली अटैच एटम पे इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। अब डायरेक्टली अटैच एटम क्या है? sp2 कार्बन। यहां पे क्या है? sp3 नाइट्रोजन। sp2 कार्बन sp3 नाइट्रोजन में इसका ज्यादा होता है, बस उसी से, बस आगे देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इसमें देखो, क्या ये sp कार्बन है और ये वाला sp2 नाइट्रोजन है? कार्बन के जब भी 3 बॉन्ड बने लोन पेयर लगा लेना, कार्बन के जब भी 3 बॉन्ड बने लोन पेयर लगा लेना। अगर सॉरी, जब भी नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बने लोन पेयर लगा लेना, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाए लोन पेयर नहीं होगा। चलो तो 1 2 3 हो गया। इसका कितना होता है? इसका कितना होता है? 4.1। आया समझ में? माइनस आई ज्यादा दिखा रहा है ये, अभी के लिए करिए, फिर माइनस आई और प्लस आई का एक ऑर्डर करेंगे। जल्दी लिखो जल्दी। 23 क्वेश्चन है, 23 सेकेंड हो गया। जल्दी करो जल्दी। इसके बाद एक ऑर्डर लिखा रहा हूं माइनस आई का। उस ऑर्डर में एक ट्रिक है, वो ट्रिक में ज्यादा हंसना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, वो याद करने का ट्रिक है, इसलिए, है ना? वो ट्रिक थोड़ा सा नॉनवेज की तरफ चला जाता है, तो इसलिए आपको समझदार बच्चों की तरह ऐसा मान के चलिए कि आप बायो पढ़ते हैं, है ना? वरना पता नहीं क्या क्या सोच लो तुम। और अगर मैं ट्रिक ना लिखाऊं तो तुम्हें जिंदगी में याद नहीं कर पाओगे, इतना मुझे पता है तुम कितने आलसी हो। हमारे स्टूडेंट हो तो आलसी और हमारे स्टूडेंट से कोई रिलेशन है क्या? जल्दी लिखो जल्दी फटाफट। आपको सिंपली देखना है मोर माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंपल। और मोर माइनस आई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी तरह लेस माइनस आई मतलब प्लस आई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
लाइट चेंज। लड़कों को लिखने दो यार, लिखो जल्दी। किसी में प्लस आई, किसी में माइनस आई। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है माइनस आई है, लिखना चाहो लिख लो। ये माइनस आई दिखा रहा है, ऑक्सीजन है माइनस आई है, ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ माइनस आई। ठीक है, हो गया, हो गया ना। अरे क्या नो सर क्यों बोल रहे हो तुम? जल्दी। संडे को बोला था ना एक्स्ट्रा क्लास लेगी, जीओसी इंटरप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए बोलता हूं जब टाइम हो जाए तो मुझे याद नहीं दिलाना है टाइम हो, टाइम है, टाइम है, वरना फिर वो एक्स्ट्रा क्लास लग जाता है। मैं खुद पढ़ा दूंगा तुम्हें, ठीक है? तो तुमने जो पिछले 4 5 6 क्लासेस में टाइम है चलाया है, वो बेचारा आइसोमेरिज्म बच गया वहां पे। मेरी कोई गलती नहीं उसमें, आपकी गलती है। चलो नेक्स्ट। इस वाले संडे को मैं चाह रहा था लेने का, लेकिन ऑनलाइन में ले लिया मैंने फिर। चलो जल्दी जल्दी। ये डबल ऑक्सीजन लगा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लगते ही समझ जाना माइनस आई है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, सब माइनस आई है। कहां पे? 6 नंबर में देख लेता हूं, कहां पे? हाँ बना, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता तो है, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता कोऑर्डिनेट बॉन्ड करके। नाइट्रोजन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स, व्हाट इज द इशू? बनता है। हम्म, ये वाला प्लस चार्ज नहीं, कार्बन पे प्लस चार्ज होगा तो कार्बोकेटाइन बोले, ठीक है? 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में देखो NO2 है, 2 ऑक्सीजन है, एक तरफ NO है, 1 ऑक्सीजन है। जिधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों का sp2 है। देखो NO2 जब बना रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड है, देखो लोन पेयर है ही नहीं। कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, लोन पेयर नहीं है, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2। ये व्हाइटनर किसका है? तुम्हारा है? नहीं है, तुम्हारा है व्हाइटनर, जिसका भी हो। कॉलेज में व्हाइटनर ना ले जाना, कुछ और ही समझते हैं लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। तुमने तो पूरा पूरा जो पढ़ाया था वही पूछ लिया। बताता हूँ, पहले लिख लो, बता रहा हूँ। हो गया?
3 क्वेश्चन 3 सेकंड, जल्दी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर माइनस आई, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे तीनों क्वेश्चन में। हो गया? नहीं हुआ? इसके बाद तुम्हारी बॉटनी की क्लास है, फिजिक्स की क्लास है? क्या पढ़ रहे हो? जेनेटिक्स पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? नहीं पढ़ रहे हो? फिर सब बकवास है। जेनेटिक्स ही अच्छा चैप्टर है, बाकी सब बकवास है। जेनेटिक्स में लॉजिक है, बाकी तो पेड़ में क्या होता है तुम्हें नहीं पता, टीचर को नहीं पता, किसको पता। चलो पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, देखो लॉजिक दिख रहा है, माइनस किधर जा रहा है, प्लस किधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, रियल थिंग इज दिस। बिना इसके फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कहां क्या करोगे फिजिक्स में, है ना? क्या तुम मेहंदी लगा के लिख रहे हो? जल्दी लिखो। देखो यहां सबका हो गया। हो गया क्या? बेटा मैंने केवल एक चीजों को देखा है मुंह से लिखते हुए, मुंह से काम करते हुए, जानवर होते हैं वो बस, और कोई चीज नहीं होता है। बोलते भी मुंह से हैं, खाते भी मुंह से हैं। आप सेम काम करेंगे तो कैसे चलेगा? थैंक यू। आप भी उसी की तरह रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए लिखिए तो मुंह बंद करिए। लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है ना? हाँ, एक सेकंड लिख दो, एक सेकंड। ये माइनस आई का ऑर्डर है, लिख लो अगर लिखना है तो। ये माइनस आई है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ऑक्सीजन लग गया, क्लोरीन लग गया। ये वाले में केवल कार्बन है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, केवल कार्बन है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, केवल कार्बन है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव लग गया। और फॉर योर, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। नो, क्योंकि थोड़ी देर बाद आएगा तो अभी क्यों दोबारा यहाँ पे क्यों मेहनत करना है? 5 मिनट बाद आ ही जाएगा। प्लस आई ज्यादा होगा, इन दोनों में प्लस आई का ऑर्डर है, इन दोनों में प्लस आई का ऑर्डर है। और उसमें मैंने कहा लिखा है कि माइनस आई का ऑर्डर लिखना है, प्लस आई का ऑर्डर लिखना है। इन तीनों में माइनस आई का ऑर्डर है और इन दोनों में प्लस आई का ऑर्डर कंपेयर है। हाँ क्यों नहीं हो सकता? कहाँ लिखा है माइनस आई कंपेयर करना है या प्लस? इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर करना है। माइनस लगे या प्लस लगे, कौन ज्यादा लगे वो देखना है। तो इस इन तीनों में माइनस आई लगेगा, इसमें तो माइनस आई लग ही नहीं सकता ना, ये कहां से अट्रैक्ट करेगा? हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा अभी मिटा दीजिए, थोड़ी देर बाद आपको फील हो जाएगा। हो गया ये? जल्दी। यार एक तो फर्स्ट बेंच पे जो बैठते हैं बहुत किरकिर खेलते हैं सब पेन से। वो भी उठा लो, वो भी किसी का गिरा हुआ, वो भी उठा लो। फर्स्ट बेंच पे ऐसे कुछ लगवा दिया जाए क्या कि सब उधर ही रहे? कल बीएन सर कह रहे थे कि आप पहले से अब थोड़ा सा स्लिम लगने लगे हो। मैं सोच रहा हूं कि चलो इतना स्मार्टनेस भी अब क्या ही करना है। बीएन सर भी, हाँ बीएन सर इस, देखो क्या होता है कि कुछ ग्रेट लोगों को हर लोग फॉलो करते हैं। मैंने सुधांशु सर को भी बोला,
नेगेटिव जिम में जा रहे हैं, वो नेगेटिव जिम में जा रहे हैं, बिना गए उनको जिम असर कर रहा है। उनका अलग जिम है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं वो, शंकर भगवान के। सही में अच्छे भक्त है, बड़े पूजा पाठ करते हैं सावन वावन में, हम भी करते हैं। उनको देख के लगता है नहीं नहीं, उनको खाने पीने की जरूरत है। मैंने उनको सलाह दिया है कि भाई पीनट बटर खाइए, उनको सलाह दिया है कि सर आप एक्स्ट्रा मतलब एक वीक में एक बॉटल आप निपटा दीजिए पीनट बटर का। तो बॉटल मतलब वही डब्बे, तो वो कर रहे हैं ऐसा, मैंने उनको सलाह दी, वो ऐसा कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मोटे मोटे हो जाए, हालांकि हो नहीं पा रहे। यार ये तुम कैसे डॉक्टर बनेगा, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम पे यार। मोटे होने के लिए शादी करवा दें? तुम्हें लगता है कि कोई और इंसान के साथ रहने मोटा हो जाता है इंसान? हद हो गई है यार। इंसान का कैलोरी बढ़ेगा तब बढ़ेगा वो इंसान। तुम्हारा वही बात है कि तुम उसी लॉजिक में विश्वास रखते हो कि व्रत मैं रखूं और उम्र किसी और का बढ़े, है ना? ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ऐसा कुछ, ये भ्रम है। व्रत तुम रखो तो तुम्हारा ही भला होगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई और व्रत रख रहा अच्छा हमारे को बड़ा उम्र मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता, उनको मिलेगा। हो गया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस आई। सर चाइल्ड सेफ्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। काफी काम कर रहे हैं। दो लोग बने हैं चाइल्ड मतलब चाइल्ड सेफ्टी में, दो लोग बने हैं, एक सुधांशु सर हैं और एक और बायो की मैम है हमारे, आपको शायद नहीं पता। नहीं नहीं, एक प्रतीक्षा मैम करके है, देखे हो आप लोग? हाँ हाइट उनकी थोड़ी ऐसे है। दोनों लोग मिलके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। दोनों दोनों जो चाइल्ड हेड हैं, दोनों ही चाइल्ड हैं। खैर अच्छी बात है। मैं तो जब चाइल्ड हेड में मैं देखा कि मैम है तो मैं पहचान पाया कि अच्छा यही प्रतीक्षा मैम, मुझे लगता था पहले वो स्टूडेंट है। क्या पूछ रहा है? तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है क्या? तुम चाइल्ड हेड में, चलो लिखो जल्दी, ऑर्डर ऑफ माइनस आई एंड प्लस आई। और ये ऑर्डर अभी याद रख लीजिएगा, पूरे साल कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में काम आएगा। इसीलिए कुछ अतरंगी सा इसमें ऑर्डर है ना? एनसीईआरटी में जो ऑर्डर लिखवा रहा हूं उसका आधा दिया हुआ है, लेकिन आधे से सवाल नहीं बनता पूरा, तो इसलिए अपने को पूरा लिखवाना है। तो इसलिए पूरा डिटेल में ऑर्डर ऑफ माइनस आई लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ प्लस आई लिखेंगे। हो गया? लॉजिक से आपको पता चल गया है कि माइनस आई का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और प्लस आई का मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर मान लो कहीं लॉजिक काम नहीं कर रहा, ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, तो सीधा देखना, जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा होगा, विड्रॉ कर रहा होगा, वो माइनस आई, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा वो प्लस आई। अभी तो माइनस आई प्लस आई खत्म होने के बाद मजा आता है, क्योंकि माइनस आई प्लस आई खत्म होने के बाद रेजोनेंस स्टार्ट होगा, तब हर क्वेश्चन में आपको रेजोनेंस भी लगाना है, माइनस आई प्लस आई भी लगाना होता है, और उसके बाद तो और मजा आ जाता है हाइपर कंजुगेशन खत्म होने के बाद, कि एक ही क्वेश्चन में तीनों लगाना है। ठीक है? उसके बाद जब आप एसिडिक बेसिक में जाते हैं तो इन तीनों के लगाने ही हैं, एसिडिक बेसिक के 4-5 और कॉन्सेप्ट है उसको भी लगाने होते हैं, तब पता लगेगा कौन सा पहले लगाएं कौन सा बाद में लगाएं। जनरली कंफ्यूजन होता है, आप सही कर लेते हो बट आप ऑर्डर सही नहीं लगा पाते हो, पहले कौन सा लगाना था, तो उसके लिए एक ट्रिक है, वो हम बताएंगे आगे चल के। चलिए हो गया ये बढ़िया। ऑर्डर ऑफ माइनस आई लिखें, लिखो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ माइनस आई, पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ माइनस आई और उसके नीचे लिख देंगे ऑर्डर ऑफ प्लस आई।
माइनस आई का मतलब समझ गए होंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। देखो दुनिया में सबसे ज्यादा माइनस आई कौन शो करता है? दुनिया में सबसे ज्यादा माइनस आई कौन शो करता है? किसी का 1% भी जवाब सही नहीं आया। माइनस आई सबसे ज्यादा शो करता है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। एंड एक जगह दिया हुआ है ये आपके सिलेबस में, वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई को शो करता है पूरे इस यूनिवर्स में, तो वो है हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है। H3O+, तो सबसे पहले हाइड्रोनियम आएगा। उसके बाद याद करने का तरीका है, फरहान जानते हो, फरहान अख्तर को? तो NF3 में ऐसे याद रखना है, NF3+, सबसे पहले कौन होता है? H3O+, फिर दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? NF3+। तो ना ही फरहान, ऐसे याद रखते हैं, ना ही फरहान और ना ही ऋतिक, ना ही ऋतिक, इनका भी कोई मूवी आजकल आ नहीं रहा है। तो ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही हिमेश, ठीक है। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, और आगे भूल गए तुम? यार ये कैसे हटेगा, हद हो गई। तो रुको रुको रुको, बैक करेंगे तो सारा ही बैक हो जाएगा। अच्छा ब्लैक कर दें, वैसा तो सही कह रहे थे तुम, ब्लैक ही करते हैं, कौन लिखे दोबारा। गुड। ये तुमने क्या पढ़ाया हुआ है क्या इस पे पहले? लिख लो ऊपर ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। अभी प्लस आई का ऑर्डर इसके नीचे लिखवाएंगे, पहले माइनस आई फिर प्लस आई। तो ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी। तो ध्यान रखना NO2 पे प्लस नहीं होता है। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी। कौन? CN का मतलब कौन। और फिर आ जाएगा आपके पास SO3H+, कौन सोया, ठीक है। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी, कौन सोया। अब इसके बाद मुंह बंद रखोगे, है ना। एल्डिहाइड सोया, R वाले एल्डिहाइड के साथ सोया, ठीक है। फिर एसिड सोया, R वाले एसिड के साथ सोया, C डबल बॉन्ड OOR। तो आप देख लो यहां पे याद करने का तरीका है। सबसे पहले H3O+, यूनिवर्स का सबसे ज्यादा माइनस आई। उसके बाद ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी, कौन सोया। एल्डिहाइड, R वाला एल्डिहाइड, R वाला एल्डिहाइड समझ रहे हो ना, H को हटा के R कर दिया। एसिड, R वाला एसिड, यानी कि R, H हटा के R कर दिया। तो यहां आ गया। अब ये सब कार्यक्रम होते हुए अमाइड ने देख लिया, तो अमाइड आएगा इसके बाद। अमाइड ने फिर सोचा कि चलो हैलोजन के पास चलते हैं। अमाइड हैलोजन, FClBrI। अमाइड और हैलोजन ने फिर, अमाइड और हैलोजन ने फिर, ध्यान देना, अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल। पहला लाइन कंप्लीट हुआ, अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल। ये पूरा ऑर्डर है, साथ में लिखते चलिए, अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल। इसने क्या किया, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, हद हो गई, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, फिर डबल, ट्रिपल नहीं तो फिर डबल। ऐसे ही आपको याद रख लेना है। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी, कौन सोया। एल्डिहाइड, R वाले एल्डिहाइड, एसिड, R वाला एल्डिहाइड, एसिड, R वाला एसिड, यहां तक हो गया। उसके बाद अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल, ट्रिपल नहीं फिर डबल। लिख लीजिए इसको जल्दी से और याद कर लीजिएगा। हाँ क्या, यही है माइनस आई का ऑर्डर और कुछ नहीं।
CH3 माइनस आई कहां दिखाता है? H3O प्लस। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी, कौन सोया? एल्डिहाइड, आर वाला एल्डिहाइड, एसिड, आर वाला एसिड। उसके बाद अच्छा, इसी आर वाले एसिड को क्या एस्टर बोलते हैं? इसी को क्या हम लोग एसिड बोल देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। और इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। SO3H का ज्यादा होता है, साइनाइड से ज्यादा नहीं होता है, उल्टा ऑर्डर। यही सही है, यही सही है। पिछली बार आपके पास था SO3H और CN, उसमें ये नहीं थे, एल्डिहाइड और एस्टर्स नहीं थे, तो इसलिए करेक्ट कर लीजिए उसको। ना ही फरहान, ना ही ऋतिक, ना ही हिमेश, ना ही ओमपुरी, कौन सोया? एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, इस एसिड एस्टर। उसके बाद अमाइड, हेलोजन और एल्कोहल, ट्रिपल नहीं फिर डबल। अमाइड, हेलोजन और एल्कोहल, ट्रिपल नहीं फिर डबल। ट्रिपल नहीं फिर डबल। चलिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई यही है, ठीक है, बार बार काम आएगा। उसके बाद लिखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई। उसके बाद लिखते हैं ऑर्डर ऑफ प्लस आई। माइनस आई का ऑर्डर इससे ज्यादा है नहीं। सारे क्वेश्चन जो आपके 33 साल में आए हुए हैं इसी में से बनेगा और इससे बाहर नहीं है। चलिए, एनसीईआरटी में इसका आधा दिया हुआ है। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ प्लस आई। तो जो सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वो प्लस आई शो करेगा। तो कार्बन है CH2 माइनस, ये सबसे ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, CH2 माइनस। फिर आ जाएगा आपके पास कार्बन के बाद नाइट्रोजन NH माइनस। फिर आ जाएगा आपके पास O माइनस। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है वैसे वैसे प्लस आई कम हो जा रहा है। अच्छा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस आई दिखाई क्यों रहा है? वैसे आपको सवाल होना चाहिए ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई दिखा क्यों रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ना, माइनस आई आ गया ना इसमें, माइनस चार्ज। तो लिखाया था ना कल कि प्लस आई वो दिखाता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो या फिर वो इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो माइनस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। चलो, CH2 माइनस NH माइनस O माइनस। फिर आपके पास आता है कार्बन 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। सिंपली आपके पास आ जाता है 2 डिग्री कार्बन, इसमें कोई अलग से नहीं देखना है। फिर आपको देखना है 1 डिग्री कार्बन। और फिर आपके पास आता है, लिखवाया था आज भी, CT3 का ज्यादा होता है, देन CD3 का ज्यादा होता है, और देन CH3 का सबसे कम हो जाता है। ठीक है, कई लोग इसमें हाइड्रोजन भी लिखवाते हैं। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट ना माइनस आई होता है ना प्लस आई, हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता ही नहीं है, सिर्फ मिथाइल सबसे लास्ट में प्लस आई, हाइड्रोजन नहीं दिखाता। हाइड्रोजन हैज जीरो इंडक्टिव इफेक्ट, दैट इज रॉन्ग। वो मतलब हाइड्रोजन माइनस आई प्लस आई नहीं होता, वो रॉन्ग है। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है, यही सही है। तो प्लस आई याद करने का भी तरीका बड़ा सिंपल है। देखो, आप स्टार्ट करो, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है? 6। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर इक्वल टू 8। एटॉमिक नंबर 6, 7, 8 वाले आ जाएंगे। फिर 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और फिर देखो ये 0 डिग्री कार्बन है, ये सुपर प्राइमरी है ना, उसमें भी ट्रीशियम का ज्यादा होगा, ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का। खत्म। 6, 7, 8, 3, 2, 1 TDH। 6, 7, 8, 3, 2, 1 TDH। ऐसे प्लस आई का ऑर्डर याद हो जाएगा। तो माइनस आई और प्लस आई का ऑर्डर आपके पास दिमाग में आ गया है। पहले आपने इंडक्टिव इफेक्ट को फील किया, फिर आपने इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखा। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के, तब आपसे होंगे। अभी ये बेसिक ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट चल रहा है, इसके बाद लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चन पे आ रहे हैं।
ऊपर वाला एक बार और बताएं, ऑर्डर में कुछ बताने का होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है। माइनस आई प्लस आई एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर्स हैं, वी कैन नॉट से एनीथिंग। क्या ट्रिक बताना है? ट्रिक तो पड़ोसी से पूछे, पड़ोसी को नहीं आता तो धक्का मार के बाहर निकालिए। लिख लियो ना हिंदी में? हम क्यों लिखें? आपको बोल दिया था, बस वही लिख रहा है। हे भगवान, ये भी नहीं लिख पाए तुम लोग, बताओ जरा। मेरी हिंदी थोड़ी सी वैसी है, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं लिखता हूं। अब ऋतिक कैसे हिंदी में लिखा जाएगा मुझे नहीं पता। हिमेश में, हिमेश कैसा होता है? ऐसा, ऐसा। और ये वाला सौ होता है, ये वाला सौ होता है, ये बेस्ट है। मैं हिंदी मेरे को बड़ी अजीब लगता था पढ़ने में यार, पता नहीं। क्या? अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा तुमको? सोया है वो, क्या लग रहा है? था लग रहा है वो। अजीब प्राणी हो भाई। अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल। अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल, है ना? अमाइड, हैलोजन और एल्कोहल, फिर आ जाएगा ट्रिपल, नहीं फिर डबल। चलिए, और इसका ट्रिक तो पता चल गया, 6 7 8 3 2 1 TDH। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ट्रिशियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। अब खुश हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। लिखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। 5 एप्लीकेशन आपको पढ़ना है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। लिखवा रहे हैं, जल्दी लिखो, अभी तो ट्रिक ही लिख रहे हैं सब। इसीलिए मैं ऑफलाइन पढ़ाना ज्यादा अच्छा लगता है, कितना रिलैक्स होता है टीचर को, है ना? ऑनलाइन में भाई साहब कुत्तों की तरह भौंको, रुकना नहीं है। रुके तो बस, मुझे सर आप रुक गए, बताइए शांत लग रहा है, और उनको नोट तो करना नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते हैं वो, है ना? फिर लास्ट में कहते हैं कि सर मोबाइल फॉर्मेट हो गया। ये हर साल का है, और कम से कम ऐसे 100-200 बच्चे मिल जाएंगे। जनवरी में याद आएगा उनको कि सर नोट तो मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया। फिर वो कहते हैं सर अपना वाला नोट्स दे दीजिए, फिर हम अपना वाला नोट्स भी देते हैं, और हमें पता है कुछ नहीं होगा, जब तक आप डिटेल साथ में नोट्स नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा। यही है सिलसिला है ऑनलाइन में, घर बैठे बेचारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ऑनलाइन जब आया है ना, तो लोगों को एक कंडीशन के साथ लाना चाहिए कि दिस इज ओनली फॉर सेकेंड टाइम ड्रॉपर्स और थर्ड टाइम ड्रॉपर्स, नॉट फॉर ऑल। 8वीं क्लास में ऑनलाइन थोड़ी समझ आएगा कुछ आपको, या पहली बार आप 11th में गए ऑनलाइन थोड़ी समझ आएगा, क्योंकि ऑनलाइन इज वे डिफरेंट पेस पे चलता है। ठीक है, हाँ ज्यादा कहें तो वही है, हवाबाजी ज्यादा है ना? काम कम है। लेकिन अगर बच्चा मच्योर है, खुद ही उसको पता है कैसे कैसे करना है, कैसे सोचना है, कैसे रुक रुक के पॉज कर करके पढ़ना है, खुद बच्चा अगर बहुत स्मार्ट है तो कर लेगा। और वो होता नहीं है, बच्चा स्मार्ट रेयर होता है, बच्चा को स्मार्ट बनाया जाता है ना। तुम भी थोड़ी थे स्मार्ट, हमसे मिले तब तुम हुए तुम स्मार्ट। चलो, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव।
एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव में सबसे पहले 5 एप्लीकेशन पढ़ना है। फर्स्ट एप्लीकेशन इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ध्यान से देखिएगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ना है। मुझे बताओ जो कार्बोकेटाइन होता है बोर्ड पे जो कार्बोकेटाइन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या इलेक्ट्रॉन रिच होता है? इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको कौन स्टेबल करेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इसको स्टेबल कौन करेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए। और कौन दे पाता है? प्लस आई की माइनस आई। इसीलिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है ना, प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। उसको कौन स्टेबल करेगा? जो उसको इलेक्ट्रॉन दे पाए। अच्छा, इसकी स्टेबिलिटी क्या माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? क्योंकि इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और माइनस आई उसमें से और ले लेगा तो अनस्टेबल कर देगा। एकदम क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन यानी कि CH3 माइनस की बात कर रहा हूं मैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसको कौन स्टेबल करेगा? जो इससे इलेक्ट्रॉन ले ले, जो इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या ये प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? चलो नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोल दूं कार्बन फ्री रेडिकल की मैं बात कर रहा हूं, कार्बन फ्री रेडिकल में कौन स्टेबल है? कौन स्टेबल करेगा? देखो, कार्बन फ्री रेडिकल में भी लिखाया था ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको कौन स्टेबल करेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए। और इलेक्ट्रॉन कौन देगा? प्लस आई। और क्या माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? तो कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल जो है हमेशा सेम ट्रेंड को फॉलो करेंगे। कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल एक ही तरह से चलता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो पहले, इससे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ आप पढ़ें, ध्यान देना, व्हाट इज एसिड? एसिड क्या है? जो H+ दे पाए वही तो एसिड है। जो अपना H+ डोनेट कर दे वो एसिड है। मान लो मैं HCl की बात करता हूं, ये एसिड है। क्यों? क्योंकि ये पानी में डालते ही H+ अलग कर देता है, Cl- अलग कर देता है ना? तो एसिड की एक खास बात है, चाहे कैसा भी एसिड हो H+ देगा। चाहे कैसा भी एसिड हो H+ देगा। अगर वो अर्हेनियस एसिड है तो वाटर में H+ देगा। अगर वो ब्रोंस्टेड एसिड है तो कहीं भी H+ देगा, वाटर की जरूरत नहीं, कहीं भी H+ देगा। और अगर वो लुईस एसिड है तो वो यहां नहीं पढ़ते हैं, वो इनऑर्गेनिक में लुईस एसिड पढ़ते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर्स को बोलते हैं। जो आप यहां पढ़ोगे वो अर्हेनियस और ब्रोंस्टेड एसिड की बात करोगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अर्हेनियस लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और ब्रोंस्टेड लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। नहीं पढ़ा है? 2 मिनट में पढ़ा देता हूं, लिखना नहीं। अर्हेनियस क्या होता है? अर्हेनियस एसिड का कॉन्सेप्ट होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर में H+ दे, जैसे HCl, H2SO4, HNO3, तो अर्हेनियस एसिड जो वाटर में H+ देता है। अर्हेनियस बेस क्या होता है? जो वाटर में OH- देता है। अगर आपसे कोई पूछे ब्रोंस्टेड एसिड क्या है, तो जो नॉर्मली H+ दे दे, वाटर की जरूरत नहीं है, जो कहीं भी H+ दे दे, तो ब्रोंस्टेड एसिड हो गया। ब्रोंस्टेड बेस किसको बोलते हैं? जो कहीं भी OH- दे दे, वाटर की जरूरत ना हो। लुईस एसिड किसे कहते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले, लुईस एसिड। देखो, लोन पेयर एक्सेप्ट कर ले लुईस एसिड। और लुईस बेस कौन होता है? जो लोन पेयर डोनेट कर दे, दैट इज लुईस बेस। खैर, ये आपको कहां पढ़ाया जाता? आयनिक में पढ़ाया जाता, लेक्चर 1 आयनिक। आ जाओ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने अभी देखा कि एसिड का एक टेंडेंसी कॉमन है, वो है H+ देना। एसिड में एक टेंडेंसी कॉमन है H+ देना। अगर वो H+ दे देगा तो क्या माइनस बचेगा? अब ध्यान दो, HCl है और HF है, यहां भी H+ और F- देगा, है नहीं? लेकिन ये वीक बॉन्ड है क्योंकि बड़ा साइज हो गया, और ये स्मॉल बॉन्ड है, छोटा साइज हो गया। तो बड़ा साइज हो गया तो क्या आसानी से H+ देगा, और छोटा साइज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो मुश्किल से H+ देगा। तो जो आसानी से H+ देगा, यानी कि क्या उसका एनाइन स्टेबल हो रहा होगा, तभी तो H+ देगा, वरना क्यों देता? अगर वो एनाइन स्टेबल नहीं बन रहा होता तो H+ देता ही नहीं। तो कुल मिला के ये देखो, एसिड का कॉन्सेप्ट होता है
कि ऐसा कंपाउंड जो H+ दे के स्टेबल अनाइन का फॉर्मेशन करे, एक ऐसा कंपाउंड जो H+ डोनेट कर दे और खुद एनाइन जो है वो स्टेबल बन जाए, इसी को कहते हैं एसिड। क्योंकि एसिड H+ क्यों देता है, कभी आपसे पूछे एसिड H+ क्यों देता है? क्योंकि H+ बनने के बाद देखो ना इनर्ट गैस बन गया Cl-। ये H+ देखने के बाद देखो ना इनर्ट गैस बन गया। तो व्हाई एसिड रिलीजेज H+? क्योंकि H+ रिलीज करने के बाद वो इनर्ट गैस यानी कि स्टेबल हो जा रहा है, यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो एनाइन स्टेबल हो रहा है। तो एसिड कौन होगा? जो H+ दे और उसका एनाइन स्टेबल हो जाए। तो सिंपल ये समझो, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन। जिसका एनाइन स्टेबल है वही अच्छा एसिड होगा, जिसका एनाइन कमजोर है वो अच्छा एसिड नहीं है। समझ में आया? तो एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब सीधा समझो एसिड कौन? जो H+ दे। H+ कौन देगा? जिसका एनाइन स्टेबल बने। अगर एनाइन इनर्ट गैस नहीं बन रहा होता H+ नहीं देता, वो एनाइन स्टेबल नहीं बनेगा तो H+ नहीं देगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो एनाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ कभी भी देखना हो, आप सिंपल कॉन्सेप्ट रखना, H+ हटा देना, H+ हटाने के बाद एनाइन बनाना। अगर एनाइन स्टेबल है तो एसिड ज्यादा है। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन अभी अभी आपने देखा है -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एसिडिक स्ट्रेंथ कोई टॉपिक है नहीं, टॉपिक ये है कार्बोनाइन। अगर आपको H+ हटा के कार्बोनाइन स्टेबल करना आ गया, वो एसिड ज्यादा है। अगर आपसे कोई पूछे बेसिक स्ट्रेंथ, तो अभी अभी मैंने बोला था बेस कौन होगा? जो H+ OH- दे दे या H+ एक्सेप्ट कर ले, दोनों एक ही बात है। OH- दे देगा तो माइनस निकल गया तो क्या बचा? प्लस। तो जिसका कीटाइन स्टेबल हो जाए, तो इसी का उल्टा ऑर्डर हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब केटाइन लिखे, कार्बोकेटाइन लिखे, एनाइन लिखे, कार्बोनाइन लिखे, बात एक ही। बता रहा हूं, सबका एग्जांपल अभी आ रहा है। तो ये 5 एप्लीकेशन आपको पढ़ने हैं, और पांचों में बेटा अगर हम 20-20 क्वेश्चन भी किए मिनिमम, ठीक है, तो 100 यहां, 200 रेजोनेंस में, 300 हाइपर कंजुगेशन में, ऐसे आपके कॉपी में 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे जीओसी खत्म होने से पहले पहले। ठीक है, नेक्स्ट, बस बस छोटा सा एग्जाम, जल्दी लिखो। क्वेश्चन करने से एक चीज क्लियर होगा, जीओसी वीक क्यों होता है बच्चे का? क्वेश्चन नहीं लगाता है वो। गिन चुन के 10-10 क्वेश्चन लगाओगे कुछ नहीं होगा। अगर आप उसी को 20-25-50 क्वेश्चन में लगा दो तो आ जाता है आपको, वो मैं लगवा दूंगा, आप टेंशन ना लो। एसिड एनाइन बेस केटाइन, एसिड एनाइन बेस केटाइन, सिंपल। एसिडिक स्ट्रेंथ में H+ डोनेट करना होता है, बेसिक स्ट्रेंथ में H+ एक्सेप्ट करना होता है। हो गया? अब पढ़ना है आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन प्लस कार्बोकेटाइन आपको पढ़ना है। तुम लोग की अच्छी बात है, नींद खुल जाती है यार सुबह सुबह। नाइस, गुड स्टूडेंट्स, मेहनती तो हो इसमें नो डाउट, बस मेहनत तुम लोग कहीं और कर रहे हो। पता नहीं ना, वो तुम ही बताओगे, तुम्हारी मेहनत हम कैसे बताएं। ज्यादा मेहनत तुम्हारी इंस्टाग्राम पे, तुम्हारे अंगूठे देखना सब ऐसे ऐसे गड्ढे पड़ गए होंगे स्क्रॉल करते करते, नहीं लिखते लिखते गड्ढे पड़े। इंस्टा डिलीट कर दियो, तब भी तुम्हें पूछा जाए कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है तो बता दोगे, है ना? आजकल वो चल रहा है, वो भीम वाला, छोटा भीम वाला। हाँ, देखो जरा, वो क्या बकवास है, समझ ही नहीं आया। कुछ दिन अभी हम लोग तौबा तौबा के ट्रॉमा से निकले थे,
भाई साहब जिंदगी में तौबा तौबा मचा दिया था। इंस्टाग्राम खोलो, विकी कौशल अपना पैर हिला रहा है उधर। टेलीग्राम खोलो, वहां पे कुछ वीडियोस पड़े हैं, उसमें यूट्यूब रील खोलो, वहां पड़े हैं। भाई साहब अब तो वो आई नहीं चल रहा है। आई नहीं तो अच्छा है यार, समझो पवन सिंह का है और बढ़िया गाना है। पवन सिंह का मेरे एक आध गाना अच्छा लगा, उसमें से एक ये है, आई नहीं। पहले तो क्या कर रहा था भाई, बिहार बर्बाद कर रहा था, अब वो पहुंच गए देश बर्बाद करने। अब खेत और ये कि खेत में तुम आई नहीं, ये सब अब बॉलीवुड में चल रहा है। सोचो जरा क्या गाना बनाए यार, खेतों में तुम आई नहीं। क्यों कि खेत में जाएगा भाई, सड़क में मिले, रेस्टोरेंट में मिलो, हद हो गया। अब सोचो, और इसको लोग, और अभी तक की हाईएस्ट रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, व्यूज के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये सब अरिजीत सिंह वगैरह कहीं कोने में पड़े हैं कि हुआ क्या ये। हम इतना रियाज करते हैं, हम इतना बढ़िया गाते हैं, ये हुआ क्या अचानक से, खेत में आई नहीं, ये चल गया। बताओ जरा। इसके लिरिक्स मैंने ध्यान से सुने, बहुत अजीब से लिरिक्स है। मैं रजाई लेके आई नहीं, तुम आई नहीं। बताओ जरा, ये भी कोई। अब सोचो अरिजीत सिंह वगैरह कितना अच्छा लिखते हैं पहले, है ना, उसके पीछे राइटर लगते हैं, पूरा उसका कोरस बनता है, राइमिंग होता है ना, कुछ कुछ मीनिंग निकलता है, नया नया वर्ड उर्दू का इधर इधर से जुगाड़ के बेचारे बनाते हैं, मेहनत करते हैं। ये भाई चुनाव लड़ रहा था यहां तक, एक दिन में गया, तुम खेतों में आई नहीं, बस खत्म, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे, यूट्यूब पे अच्छा सबसे, वर्ल्ड का सबसे व्यूड वीडियो कौन सा होगा, वर्ल्ड का सबसे व्यूड सॉन्ग वीडियो कौन सा है, सॉन्ग वीडियो। मैं फॉरेन की बात नहीं कर रहा, अगर मैं यूट्यूब इंडिया की बात करूं, डेस्पेसिटो है वर्ल्ड के लिए, अगर मैं यूट्यूब इंडिया की बात करता हूं, इंडिया में सबसे ज्यादा व्यूड वीडियो कौन सा है। आपको फिर नहीं पता, वो सॉन्ग थोड़ी होता है हनुमान चालीसा, आपको नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं। पवन सिंह ने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ये जो, हाँ, लॉलीपॉप, यूट्यूब इंडिया का सबसे व्यूड वीडियो में से एक है वो। अब सोचो, कह रहे हैं इंडिया विकास क्यों नहीं कर रहा है, सारा दिमाग तो लॉलीपॉप में है, सारा दिमाग तो आई नहीं चल रहा है, तो कहां से कोई वो करेगा। देखो, और मैं जब देखा कि एक इंटरव्यू में उसने बड़े प्राउडली बोला कि मैंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है पूरे इंडिया में, कोई हॉलीवुड कोई बॉलीवुड नहीं, सब हम ही है, सब हमने। हेयर कट देख रहे हो आजकल, अजीब सा हेयर कट, इधर से कुछ उड़ा हुआ है, इधर से कुछ। खैर, लेकिन पसंद है, लोग बड़े फैन है। मैंने देखा पवन सिंह के लिए अगर आप चलते रोड में कुछ बोल दो, ऐसे कैसे, पावर स्टार है हमारा वो, नहीं बढ़िया यार। ना तो कोई, देखो साउथ के एक्टर्स को लिटरली रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि साउथ के एक्टर्स क्या करते हैं, जितने कमाते हैं एवरीवन, उनका 20-30% उनका डोनेशन जाता ही जाता है फॉर द वेलफेयर ऑफ साउथ स्टेट्स। तो साउथ क्यों आगे चला गया, क्योंकि लोग जितना कमाते हैं वो मानते हैं कि अब लोगों से कमाया है तो मैं डोनेट कर दूं, थोड़ा बहुत डोनेट कर दूं, बाकी कुछ रख लूं। तो रजनीकांत 90% डोनेट कर देता, रजनीकांत सुपरस्टार 90%, सोचो केवल 10% अपनी कमाई का रखते हैं और 90% डोनेट कर देते हैं। सेम विद एक और है बहुत बड़े, कमल हसन, कमल हसन, उन्होंने, उनका भी 80% डोनेट, 80% डोनेट हो जाता है। तो सोचो आप मान लो साल के 12 लाख रुपए कमा रहे हो, आप अपने लिए 2 लाख रुपए रख रहे हो, 10 लाख रुपए डोनेट। अगर मेरी बात पूछोगे, चलो मैं अपनी बात बता देता हूं, हालांकि हालांकि मेरी सैलरी का 30% मैं नहीं रखता हूं, ठीक है, मेरी सैलरी का 30% जी, जीएसटी कटने के बाद की बात करो, मेरी सैलरी जो अकाउंट में आती है, मैं आपको बता देता हूं। ऑन अ सीरियस नोट, आपको भी करना चाहिए, ज्यादा बताना नहीं चाहिए इसके बारे में, करना जरूर चाहिए, बताता हूं मैं आपको, आपको क्योंकि करना चाहिए। और इस पे सोचा हूं कभी, जब बहुत वो अच्छा चल जाएगा, प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है वो, गरीब बच्चों के लिए। आज भी आप देखोगे कुछ 151 152 बच्चे एक जगह पढ़ते हैं, पूरी बिल्डिंग, पूरा खर्चा, पूरा पढ़ाई, सब कुछ वो मेरे पैसे से ही चलता है, ठीक है। डोनेशन है, आपको अगर नहीं पता है तो CSIR एक्टिविटी चलती है PSUs की, सुना है आपने। जैसे मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा या बिरला की कंपनी है, या मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनीज है, तो ये कंपनीज क्या करते हैं,
CSR एक्टिविटीज करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, कि हम इंडिया में हैं, इंडिया के लोगों से चल रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों का ख्याल रखें। तो उस CSR एक्टिविटी के थ्रू हम लोग काफी करते हैं, मतलब मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ, टाटा वालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो 30% मैं आज भी पूरे साल का डोनेट करता हूँ, और एक बार मैं साल में डोनेट कर देता हूँ फर्स्ट। हाँ, उससे टैक्स बेनिफिट्स वगैरह होते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपको ये है कि भाई करना चाहिए, क्योंकि और ये बड़ा गट्स चाहिए कि घर वाले बोलते हैं अच्छा कमा के हमको दो, लेकिन आप कमा के कहीं और डोनेट कर रहे हो, तो गट्स चाहिए, लिटरली यही होना चाहिए, और आपको भी करना चाहिए। ठीक है, 150 बच्चे वहां होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, एक वीडियो मैंने विडो शेल्टर होम है, जहां पे विधवा महिलाएं जो हैं, जिनके ऊपर सोसाइटी का अलग अलग प्रेशर है, मतलब उनको घर में नहीं रखा जाता है, या उनकी अलग शादी नहीं हो पाई, या जो भी हो, फॉर व्हाट्सएवर। आज भी मैं पता है कि आज तुम्हारे गांव में देख लो, कोई वीडियो हो जाती है, कोई पूछता है नहीं ना। अगली शादी की तो बात ही मत करो, अगली शादी तो मतलब पता नहीं क्या पाप हो गया है ना। लोग मानते हैं कि भाई वो वीडियो हो गई, इसका मतलब तो कुछ तो गलत है इसमें, इसलिए वो वीडियो हो गई, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसको लोग छोड़ देते हैं आज भी। तो वो भी 50-60 लोग वो लोग रहते हैं, वो पूरा शेल्टर होम वो उसी से चलता है, प्लस और भी लोग डोनेट करते हो, बट वहां पे वो वीडियो हाउस में, वो जो शेल्टर होम है बच्चों का, और वो बच्चे ऐसे हैं, मतलब हैंडीकैप बच्चे हैं, मतलब वो कंप्लीट बच्चे भी नहीं है, या तो किसी का ब्रेन वाइज दे आर नॉट गुड, किसी का हाथ नहीं है, किसी के कोई ब्रेल से पढ़ता है, वहां ब्रेल की पढ़ाई होती है ना। वो मैंने इसी शर्त पे दिया था कि आप ब्रेल स्टार्ट करो, ब्रेल, क्योंकि अब मान लो आपके पास कोई भी है, कोई गांव में आपके है और आंख नहीं है उसको, उसकी क्या गलती है उसमें, उस बच्चे की गलती थोड़ी है ना है, उसको तो जीने का पूरा हक है। तो ब्रेल से वो पढ़ता है आज भी, और वहां पे लोग पढ़ते हैं, मतलब आज मान लो आप 150 में से कुछ 70-80 लोग ब्रेल वाले, ब्रेल के प्रॉपर टीचर्स है वहां पे, है ना। ब्रेल एक, नहीं पता है आपको, तो ब्रेल एक लैंग्वेज है जिसमें ऐसे टच करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, आजकल ये इतना अच्छा हम लोग पहुंच गए हैं, खासकर इंडिया भी, कि हम ब्रेल से PhD भी कर सकते हैं, मतलब इतना एजुकेशन ऊपर तक पहुंच चुका है। तो बस आपको स्टार्ट कराने की जरूरत होती है। तो वो है, शेल्टर होम है, एक गौशाला है जो इस्कॉन चलाती है, पटना में ही है, इधर दानापुर के साइड गौशाला है। ठीक है, इस्कॉन का ही गौशाला है। ठीक है, तो एवरी मंथ 10,000 में उसमें एज अ फॉर्डर, मतलब उनका घास हो गया, उनका कुछ फॉर्डर, मतलब समझ गए, उनके खाने की चीज है, वो करते हैं। और सुनो, जब मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति माना जाता है इट्स अ वेलकमिंग ऑफ अ न्यू ईयर, है ना। उसी दिन लोहरी होता है, उसी दिन डिफरेंट डिफरेंट जगह में, है ना, असम में कुछ कुछ मनाए जाते हैं सोमवार, तो वेलकमिंग ऑफ अ न्यू ईयर होता है। तो उसमें माना जाता है, आप हिंदू मैथोलॉजी को अगर फॉलो करते हैं, माना जाता है कि डोनेट करना अच्छी बात होती है, खास करके उन दिनों में। ठीक है, तो उस समय मतलब लगभग मान लो आप 2.5-3 लाख रुपए किसी एक उसमें, जैसे एक मेरा स्टूडेंट ही है, आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम पे जाना वीडियो दिखेगा, कंबल डिस्ट्रीब्यूट करता है वो, पहचान फाउंडेशन नाम है उसका, पहचान फाउंडेशन का, मेरे वीडियोस पड़े होंगे इंस्टाग्राम पे। तो वो क्या करते हैं कि पूरे 14-15 दिन जो पूरा पीरियड चलता है ना, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी वाला जो टाइम होता है, उसमें 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं वो लोग। पहले 1 जनवरी को बच्चों को कुछ गिफ्ट दे आए, क्योंकि 1 जनवरी सेलिब्रेशन होता है, बच्चों को कुछ चॉकलेट गिफ्ट खाना वगैरह वगैरह। 2 जनवरी को रात में स्टेशन पे या उधर उधर एक जगह है कोलकाता में, अगर आपको नहीं आइडिया हो, पुरुलिया जगह का नाम सुने हो? पुरुलिया जगह है एक, वहीं के हो, जहां भी हो, एक जगह है, वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जितने भी स्टेशन पे, बस स्टैंड पे जितने भी लोग रहते हैं, तो 2 जनवरी फिक्स है कि कंबल बटेगा, और कंबल मतलब ऐसे बटता है 800, 900, 1000 ऐसे। ठीक है, 3 जनवरी को फिर होता है कि हम किसी उसमें जाते हैं, वहां के जो आश्रम वगैरह है, जहाँ पे ओल्ड एज लोग रहते हैं, जिनके मम्मी पापा को लोगों ने, आजकल जो ट्रेंड बना है कि हम बड़े हो गए तो हम साइड कर देते हैं, तो ये बहुत ट्रेंड है, हम लोगों के नॉर्मल सोसाइटी में नहीं दिख रहा है, बट ये ट्रेंड हो गया है। तो वहां पे 3 जनवरी होता है, ऐसे करके 15 जनवरी का 15 काम होता है हर दिन का, है ना। इसमें एक चीज मैं नहीं कर पाता, जिसके लिए है कि मैं करूं, वो ये है कि मैं खुद नहीं जा पाता इसमें, रीजन ऑफ, चला जाऊंगा तो मैं डोनेट करने लायक नहीं बचूं, है ना। तो इसलिए छुट्टी नहीं ले सकता, चला नहीं जाता, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से करवा लेता हूं। तो आज भी मैं अपना फिक्स रखा था, और जब मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि जब कमाएंगे तो इतना % डोनेट ही करेंगे, आप डोनेट कर दो। उसमें कुछ देखो क्या होगा ना, आपके रहने खाने के लिए 1 लाख से ज्यादा रुपए की जरूरत होती नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ जीने के लिए। ठीक है, उसके बाद सब बकवास है, जमीन लिखवा लो, तो ये कर लो, वो कर लो, इन सब के बाद भी बचेंगे पैसे। ठीक है, एक बार आप डोनेट करने की हैबिट बन जाए, फिर जो प्रोपोर्शनल आप बढ़ते हो ना, फिर वो ऊपर वाला सपोर्ट करता है आपको, फिर यू हैव नथिंग इन,
फिर आपके हाथ में कुछ नहीं, फिर ऊपर वाला सपोर्ट कर लेगा आपको। आप भी करना, हालांकि मैं इतना खुल के कभी बोला नहीं, आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये मैं 2000, ऐसा नहीं कि अभी कर रहा हूँ, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2 साल पहले, व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग इन 2016, कॉलेज में मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, कॉलेज सेकेंड ईयर में। तो तब से मैं कर रहा हूँ। तब कम पैसे थे तो कम करते थे, उस समय दिल्ली के लिए करते थे। और उस समय अच्छी बात थी, हम लोगों का एक फाउंडेशन हुआ करता था, हम लोग खुद चलाते थे उसको, उसका नाम था फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फाउंडेशन। दिल्ली में रजिस्टर्ड है अभी भी वो, ठीक है। और वो कॉलेज को ही हम लोग देके आ गए, अब कॉलेज वाले चलाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फाउंडेशन है, वो क्या करते हैं, उसका काम होता है, कॉलेज में तो ज्यादा पैसे है नहीं, कॉलेज में किसी के 500, किसी के 200, किसी के 400 ऐसे इकट्ठे किए। मान लो हम लोग के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में 200 बच्चे थे, जैसे आपका एमबीबीएस का 200 सीट होता है, वैसे हमारे उसमें 200 सीट्स होती हैं हर ब्रांच के। तो सारे ब्रांच मिला के, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह वगैरह, आईटी वाईटी सब मिला के 1000 बच्चे होते थे। सिविल विल सब, उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं, सिविल वालों के पास इंटर्नशिप में वो लोग कमाने लगते हैं, उनसे ज्यादा ले लिया। कुल मिला के 50-60 हजार रुपए जमा होते थे। तो एक सैटरडे को, किसी भी एक सैटरडे को, जिस समय एग्जाम न हो, तो हम लोग जाते थे जंतर मंतर दिल्ली में। सुना है? जंतर मंतर में आप देखोगे तो एक जगह है जहां पे प्रोटेस्ट होता है, एक गली है जिसको सरकार ने अलॉट कर रखा है कि यहीं पे आप प्रोटेस्ट करो, ठीक है। आप बाहर ना जाओ क्योंकि ट्रैफिक दिक्कत होगी, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक रोड दे दिया पूरा, ठीक है, लंबा सा रोड है, बहुत चौड़ा जगह है, आराम से आप वहां पे बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट के खिलाफ वहां पे 365 डेज प्रोटेस्ट चलता रहता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 6-6 महीने से प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। प्रोटेस्ट करने के लिए वो एक झंडा लगाते हैं और 4 लोग बैठते हैं, और टाइम टाइम से उनकी ड्यूटी है कि 8 से 2 तुम्हें बैठना है, तुम उठोगे तो 2 से 6, 8 तुम्हें बैठना है, फिर सुबह 8 बजे कोई आ जाएगा। जैसे ऑफिस होता है ना, वैसे ऑफिस वो चलता है। तो और कुछ कुछ बड़े अच्छे प्रोटेस्टर्स हैं, वहां जाओगे तो आपको, वो जेएनयू के आसपास है, जेएनयू वाले ज्यादातर उसमें एक्टिविस्ट होते हैं, डीयू के लोग होते हैं, जेएनयू के लोग होते हैं। तो कुछ लोग हैं, जैसे एक वहां पे इंजीनियर आईआईटी से है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं अब तो, हमारे कॉलेज के टाइम से अभी भी है वहां पे, सोचो वो, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है प्लांटेशन को लेके, कि उन्होंने बोला है कि सरकार को एक रूल निकालना चाहिए कि हर साल हर इंसान कहीं जाके सरकारी जमीनों, प्राइवेट जमीनों, एक पेड़ जरूर लगाए। क्योंकि इनका कहना है कि अगर हम इस हिसाब से जी रहे हैं तो अगले 20 साल में हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। हाँ, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। वैसे ही एक तो वो प्रोटेस्ट पे हैं और कोई इनको सुन नहीं रहा है, कोई बर्निंग इशू नहीं है ना, तो कोई सुनेगा नहीं। हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब तक कुछ होगा नहीं तब तक कुछ सुना नहीं जाएगा, राइट। हम प्रोएक्टिव लोग थोड़ी हैं, हम एकदम पैसिव लोग हैं। तो वैसे हैं कुछ लोग सॉइल को लेकर प्रोटेस्ट पे हैं, तो हम लोग जाते थे उनका वो करने, तो उनको एक दिन का बढ़िया खाना वाना खिला दिया, उनको पानी वानी पिला दिया, उनके साथ बैठ गए, उनको थोड़ा मोराल दे दिया। तो वो सब करते थे कि चलो देश, तो वहां से कॉलेज से आया वो देशभक्ति वाला कि देश के लिए करते हैं, ठीक है, हम भी बैठेंगे एक दिन प्रोटेस्ट पे। वैसा टाइप था कॉलेज में, तो मैं वैसे ही था कि हम तो यही करेंगे, जंतर मंतर इज द ऑफिस। कुछ नहीं हुआ तो यही आएंगे, यही बैठेंगे। और वहां पे क्या होता है, आप देखोगे मीडिया वैन्स खड़ी हैं, लोग कवर हो रहे हैं, रोज आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी की रैलीज चल रही हैं, सब लोग वहां जाके पॉलिटिकल पार्टी यही कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। बाहर आके अलग ही ड्रामा होता है उनका, वहां जाके उनका स्लोगन वही होता है, बाहर आके बस उनका काम है कि बस जब तक 2 लोग लड़ेंगे नहीं, देखो आप लड़ोगे नहीं तो पॉलिटिशियन का फायदा नहीं होगा, बड़ी सिंपल बात है, ठीक है। ये हमारी समझदारी होनी चाहिए कि हम ना लड़े, हम तो एक ही हैं यार, हम क्यों लड़े, किसी और के फायदे के लिए हम लड़ लेते है ना। अब देखो आप क्या चलता है यूट्यूब पे, ये जिंदाबाद वो जिंदाबाद, अरे क्यों, तुम अपना जिंदाबाद करो ना भाई, तुम बोलो ना तुम जिंदाबाद, तुम्हारा परिवार जिंदाबाद, ये सब होते रहता है। एमएलए का चुनाव लड़े, हाँ सही कह रहा हो तुम, है ना। नहीं नहीं भाई, जनता से नहीं लड़ रहे, मैं उस पार्टी को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है, उम्मीद है, अब मैं कोई विचारधारा का इंसान नहीं हूं, मुझे सब ठीक लगता है, ठीक है। मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं, मुझे वही चाहिए, मुझे सब अच्छे लगते हैं, ठीक है, मुझे इंसानियत चाहिए बेसिकली। तो मुझे प्रशांत किशोर से लिटरली कहो तो उम्मीद है, पार्टी वार्टी छोड़ो, उस इंसान से उम्मीद ये है कि यार इंडस्ट्री ला देगा वो बिहार में, उम्मीद ये है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो गांव में खराब है वो बन जाएगा, उम्मीद इस बात का है कि हम लोग ना परिवार पूजा छोड़ के अब थोड़ा, हम क्यों नहीं हो सकते उस पोजीशन पे, आप क्यों नहीं हो सकते, है ना। और वो पॉलिटिक्स को बदलने की जरूरत है, जैसे दिल्ली में बदलाव हुआ, कुछ ना कुछ हुआ, अब जो हुआ उधर XYZ उसमें नहीं पड़ते, बट कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, तो वैसे ही होना चाहिए। तो आई सपोर्ट, तो एक
थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो उधर भी जाता है, क्योंकि उनको चलने के लिए भी खर्चा चाहिए। तो हम जैसे नहीं, वो फर्जी बात है, वो सब फर्जी बात है। देखो मैं भी कुछ बोल सकता हूँ मीडिया में जाके, तो चल जाएगा, हाँ उनको वो पैसे दे रहे हैं, उनको वो पैसे दे रहे हैं, वो सब फर्जी बात है। बीजेपी और ये वो सब कुछ नहीं है। मिलता है, मिलता है, लेकिन क्यों ना मिले ये बताओ। अगर कोई बदलना चाह रहा है क्यों ना मिले, वाई दे शुड नॉट गेट। ठीक है, कोई उस करोड़ों रुपए पे किसी एक का ही हक क्यों है? सबका होना चाहिए ना, आपका भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए, वाई नॉट। ठीक है, और कोई गलत काम तो कर नहीं रहे तो ऑफिस में बैठ के, भाई अगर आपको मैं बताता हूं, 4 साल आप घूम के दिखाओ बिहार को, 4 साल। आज 2 साल पता नहीं था, 2 साल मीडिया में नहीं थे वो। ठीक है, इट्स 4 years नाउ। कब से? जब उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ी थी तब से। तो ही इज फ्रॉम दैट, हाँ फ्रॉम दैट टाइम दे आर डूइंग इट, है ना। और आपको मैं बोल दूं, 6 महीने आप टेंट में सो, हालत खराब हो जाएगी आपको। ठीक है, लोग कहते हैं टेंट में एसी लगा, अरे तो आप ही के घर में एसी हो सकता है, टेंट में नहीं हो सकता? क्यों नहीं होना चाहिए? हर घर में होना चाहिए, राइट। खैर ये पॉलिटिकल मुद्दा पे नहीं जाते हैं, वरना बहुत ज्यादा बड़ा है ये, राइट। बट एक मुझे लगता है कि बिहार में अब बदलाव की बहुत जरूरत है। अब हम बहुत झेल चुके यार, है ना, पूरा देश आगे बढ़ गया, है ना। बिहार इज ऑन द लास्ट पोजीशन पूरे 28 स्टेट्स में, आपको पता ही होना चाहिए। एजुकेशन में, हमारा इकोनॉमिक में, हमारी कंट्रीब्यूशन में, हमारा हेल्थ में, हमारी साफ सफाई में। तो ये 5 बड़े फैक्टर्स होते हैं जिससे कोई स्टेट आगे बढ़ता है। ठीक है, उन 5 बड़े फैक्टर्स में हम सबसे पीछे, राइट। एजुकेशन में वी आर द लास्ट। सोचो, जबकि सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर इसी धरती ने दिया। ठीक है, सबसे ज्यादा अच्छे इंजीनियर्स यहां से निकले, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिहार में, बेंगलुरु में बिहारी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, आप बिहार और यूपी के ही टीचर्स फेमस है अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छे टैलेंट यहां से निकलते हैं, क्योंकि हमारा जितना स्ट्रगल है ना उतना बाहर वालों का स्ट्रगल नहीं है। तो जो स्ट्रगल करता है वो निकल जाता है ना। तो होता क्या है, हमें स्ट्रगल करने की जरूरत है, लेकिन अब हमारे अगले जनरेशन को ये जरूरत शायद नहीं है। ठीक है ना, हम क्यों रोटी कपड़ा मकान के लिए स्ट्रगल करें, राइट। तो वो चीज होना चाहिए। अब मेरी उम्मीद तो है, अब देखो क्या होता है, बाद में जाके वो भी बदल जाए तो हमें क्या, हमने कोशिश तो की, हमने किसी को आगे आने का मौका तो दिया, बदल जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि अच्छा कर जाए, तो सोचो कितना बदलाव हो जाएगा अगर अच्छा कर जाए तो। और यार मुझे ना ये जाति से बड़ा इशू है, पता नहीं क्यों मुझे ना यार, ये जाति से बड़ी फेमस है ना। मुझे तो, मैं तो सिंपल नाना पाटेकर के उस पर विश्वास रखता हूं। आओ तुम अपना हाथ रखते, हम अपना हाथ रखते, काट के देखते क्या लाल पीला हरा खून थोड़ी निकलेगा यार। जब एक है तो एक है ना यार इसमें, है ना। तो ये बहुत गलत है। खैर उन सब चीजों में नहीं पड़ते, और बिहार में बहुत ज्यादा है। आपको पता है, जब मैं रेंट लेने गया था अपना घर यहाँ पे, उन्होंने पूछा मेरे से कि आपका आपका मैंने बोला आपका नाम क्या है, तो मैं कभी भी विशाल तिवारी नहीं बोलता, मैंने बोला विशाल है नाम मेरा। हाँ, पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैंने बोला विशाल विवेक। फिर अब वो समझ गया कि ये बताएगा नहीं पापा का नाम क्या है ना। आधार कार्ड दीजिए। अब आधार कार्ड में जब उसने देखा, अच्छा ये ठीक ठाक घर से आ रहा है, तब उसने दिया एक घर। अब सोचो कितना एक्सट्रीम इशू है, मतलब सोच खराब है, मतलब दैट्स ओनली द थिंग, सोच खराब है ना। मैं एक चीज ध्यान रखना, हम इंसान हैं, हमारे रिश्ते एक दूसरे में एक ही है कि हम इंसान हैं। जब हम एक दूसरे को इंसान की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये जितने भी हो रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, वो कुछ हो गया 2019 में हुआ था दिसंबर में, फिर 4 साल बाद हुआ था यूपी में, फिर 5 साल बाद हुआ, फिर आरजी कर में हो गया, ऐसा होता रहेगा। ठीक है, और ये वो इश्यूज हैं जो बड़े लोगों के साथ हुए हैं तो हाईलाइट हो गए, ऐसे 1 लाख इश्यूज हैं जो हाईलाइट नहीं हुए हैं। एक बहुत अच्छा इशू आया था, शायद आपको सुनना चाहिए। जिस दिन आरजी कर हुआ उसके 10 दिन तक लगातार बहुत रिगरस प्रोटेस्ट चला है, राइट। एंड उस 10 दिन में सोचो कितने रेप केसेस आए, 900। कैन यू इमेजिन, 90 पर डे रजिस्टर्ड है, ये केसेस हैं, एफआईआर बने इसके 90 पर डे। प्रोटेस्ट जब हो रहा था, पूरा मीडिया जब दिखा रहा था कि ये हीनियस क्राइम, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन दौरान पे 90 पर डे रजिस्टर्ड है। इसका मतलब 90 पर डे रजिस्टर्ड नहीं भी होगा तो 180 पर डे केवल ये केसेस सामने आए हैं।
तो मतलब कहीं ना कहीं हम इंसानियत छोड़ के हम कहीं और ध्यान लगाए हुए हैं। जब आप इंसान को इंसान की तरह नहीं देखेंगे कुछ नहीं होगा, है ना। पीस नहीं मिलेगा, इंटरनल पीस नहीं लेगा, आप खुश नहीं रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, यही सब होगा। तो इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करें सब लोग, ठीक है। और आप नहीं करेंगे तो बाकी मैं किसी और से उम्मीद भी नहीं लगा सकता, राइट। क्योंकि आप एजुकेटेड हो, आप पढ़े लिखे लोग हो, राइट। ये होना चाहिए आप सबके अंदर। खैर चलिए, अच्छी बात है। हम पढ़ रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो दो चीजें आपने सीखी, डोनेट करना चाहिए। चलो आ जाओ स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। अब देखो क्वेश्चन में पहले 10 क्वेश्चन तो मैं कराता हूं, पहले 10 क्वेश्चन मैं कराता हूं। बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखोगे सबसे पहले मुझे कार्बोकेटाइन यहां नजर आ रहा है, यहां कार्बोकेटाइन भी नजर आया, यहां कार्बोकेटाइन नजर आया, और यहां पे कार्बोकेटाइन नजर आया। आपको प्लस आई का ऑर्डर पता है, और प्लस आई के ऑर्डर से आप बता सकते हो ये ज्यादा प्लस है, ये कम प्लस है, ये और कम प्लस है, ये सबसे कम प्लस आई। और हमने पढ़ा है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, प्लस आई पे। तो यहां पे देखोगे 3-3 प्लस आई ग्रुप है। दूसरा तरीका, 3-3 प्लस आई ग्रुप लग रहे हैं क्या? यहां पे देखोगे 2-2 प्लस आई ग्रुप लग रहा है क्या? यहां पे केवल 1 प्लस आई ग्रुप लग रहा है, और यहां पे प्लस आई ग्रुप लग ही नहीं रहा। तो जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा, क्या कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर देगा? तो मोर प्लस आई ग्रुप, मोर स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। ये देखो आपके पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। समझ में आया? या फिर आप ऑर्डर लगा लो, ऑर्डर में भी तो यही कह रहा था, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, यही तो था। अब आओ सेकेंड क्वेश्चन, कार्बोकेटाइन दिया है, अगर कार्बोकेटाइन दिया है तो प्लस आई स्टेबल करेगा। आ जाओ, यहां पे देखोगे तो अगले कार्बन पे एक ग्रुप लगा है CH3, अगले कार्बन पे एक ग्रुप लगा है CD3, अगले कार्बन पे एक ग्रुप लगा है CT3, और हमें पता है CT3 का प्लस आई ज्यादा होता है। अगर प्लस आई ज्यादा है तो क्या कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा? अगर प्लस आई ज्यादा है तो कार्बोकेटाइन को ज्यादा स्टेबल करेगा। बोलो ठीक। नेक्स्ट, यहां पे आ जाओ, देखो ध्यान से, यहां कार्बोकेटाइन नजर आया और यहां भी कार्बोकेटाइन नजर आया। देखो ये सेम है, ये सेम है, तो इसको भूल जाओ, जो सेम है उसको भूल जाओ। डिफरेंस देखो, यहां O माइनस है और यहां OH है। कौन ज्यादा प्लस आई दिखाएगा? O माइनस। क्यों? इलेक्ट्रॉन रीच हो गया ना, इलेक्ट्रॉन रीच हो गया तो ज्यादा डोनेट कर पाएगा। अगर डोनेट कर रहा है तो स्टेबल हो गया। ठीक है, यहां पे आओ, प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज। देखो ग्रुप डिफरेंस क्या है, यहां पे डबल बॉन्ड लगा है, और आपको पता होगा डबल बॉन्ड माइनस आई दिखाता है, ट्रिपल नहीं फिर डबल, डबल माइनस आई दिखाता है। CH3 और CT3 में कौन दिखाता है? CT3 का प्लस आई ज्यादा है, तो ये इसको स्टेबल ज्यादा करेगा, तो 3 को स्टेबल किया, देन 2, और क्या सबसे नीचे हो जाएगा 1, क्योंकि ये डबल बॉन्ड तो माइनस आई दिखाता है ना, तो माइनस आई इसको अनस्टेबल कर दिया, माइनस आई इसको अनस्टेबल कर दिया। अभी 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन है, लेकिन यहां जो कार्बोकेटाइन है, ध्यान दो, क्या वो sp3 पे है? यहां जो कार्बोकेटाइन है क्या वो sp2 पे है? और यहां पे कार्बोकेटाइन जो है वो ज्यादा sp2 है, मोर sp2 पे है ना, ज्यादा sp2 उधर। तो आपने पढ़ा होगा, नहीं है तो नोट लिखवाता हूं अभी, कि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होता है। पढ़ा है? इसी को आप नोट करके यहां पे लिखोगे कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर En, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा? पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मुझे बता दो कि पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है? sp3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे इस कार्बोकेटाइन के साथ एक प्लस आई लग गया, इस कार्बोकेटाइन के साथ 2 प्लस आई लग गया, और इस कार्बोकेटाइन के साथ ये माइनस आई लग गया, याद है नहीं ओमपुरी, तो ये तो अनस्टेबल हो गया। ये दोनों स्टेबल करेगा, इन दोनों में भी ये ज्यादा स्टेबल कर रहा है, इन दोनों में भी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जैसे यहां पे आओ, यहां पे आओगे प्लस चार्ज है, माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है, माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन ये ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है ना, दोनों फ्लोरीन है, ज्यादा माइनस आई ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, ये कम माइनस आई कम अनस्टेबल कर रहा है, तो कम अनस्टेबल है, यानी कि ये स्टेबल ज्यादा है।
नेक्स्ट, सेकंड में यहां दोनों माइनस आई लग रहा है और वहां पे एक प्लस आई भी लग रहा है, तो प्लस आई क्या स्टेबल कर देगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल? बोर्ड पे देखो, पहला वाला कोशिश कर लो, पर है प्रॉपर कोशिश कर लो। ये आपके पास ये एक क्वेश्चन है, दिस इज वन क्वेश्चन, दिस इज सेकंड क्वेश्चन, कंफ्यूज मत होना कि चारों ने तो नहीं है, फिर ये थर्ड क्वेश्चन है और फिर ये फोर्थ क्वेश्चन है। 4 डब्बे 4 क्वेश्चन। आ जाओ आ जाओ, देखते हैं कौन स्टेबल है। ध्यान से देखना, कार्बोकेटाइन है और हमने अभी अभी पढ़ा है ऑक्सीजन लग गया तो क्या ये माइनस आई दिखाएगा? सी डबल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन लग गया तो क्या ये माइनस आई दिखाएगा? अच्छा, और कल मैंने पढ़ाया था कि इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस बढ़ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। यहां पे देखो, प्लस आई को, प्लस चार्ज को प्लस आई स्टेबल करता, लेकिन प्लस चार्ज को क्या ये अनस्टेबल कर रहा है? प्लस चार्ज को ये भी अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन ये पास में होने की वजह से ज्यादा अनस्टेबल कर दिया, तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया, 1 ग्रेटर देन 2। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वाले में आओ। इस कार्बोकेटाइन को देखो, तीन तरफ से प्लस आई मिल रहा होगा, 3 कार्बन इसको प्लस आई दे रहा है, इस कार्बोकेटाइन को 2 प्लस आई लग रहा है और इस कार्बोकेटाइन को केवल 1 प्लस आई लग रहा है, तो क्या ज्यादा प्लस आई ज्यादा स्टेबल? इस वाले में आओ, देखो यहां पे कार्बोकेटाइन इस पे है और कार्बोकेटाइन इस पे है, क्या CF3 माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है? यहां भी माइनस आई अनस्टेबल कर रहा है, लेकिन एक प्लस आई भी तो है। दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, एक माइनस आई पास में है तो अनस्टेबल हो गया, और माइनस आई दूर है तो कम अनस्टेबल हुआ। दूसरा, यहां माइनस आई लग रहा है और यहां प्लस आई माइनस आई दोनों लग रहा है, ये ज्यादा स्टेबल है ना? आप दूर वाले से कर लो कि पास में है तो अनस्टेबल हो गया, माइनस आई दूर में हो गया, कम अनस्टेबल हुआ। उस क्वेश्चन को देखो, क्या यहां पे CH3 लग रहा है, CD3 CT3, तो 3 to 1 लग जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो पहले इतना कर लो, फिर डीएनपी रूल पढ़ाते हैं। इसी में है कार्बोकेटाइन का डीएनपी रूल, पढ़ाया आपने डीएनपी रूल कभी? डिस्टेंस नंबर पावर, अभी तक ये आसान क्वेश्चंस हैं कि सीधा ग्रुप दिखा, पावर दिखा, आंसर आ गया। अभी ग्रुप में नंबर भी बढ़ेगा, ग्रुप में पावर भी बढ़ जाएगा और ग्रुप में डिस्टेंस बढ़ेगा, तीनों बढ़ जाए तो क्या होगा वो अभी पढ़ेंगे। हाँ, तीनों ही डेफिनेशन अच्छे होता, बढ़िया कोई नहीं होता, तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे एसिड के डेफिनेशन दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्हेनियस ने दिया, अर्हेनियस ने बोला कि ऐसा कंपाउंड जो वाटर में H+ दे दे, बट अर्हेनियस जब मर गए तो उनके बाद कुछ ऐसे कंपाउंड भी पाए गए जिनके पास जो वाटर में H+ नहीं दे रहे थे, नॉर्मली H+ दे रहे थे, तो फिर ब्राउनस्टेड ने बोला कि जो नॉर्मली भी H+ दे दे उसको बोल देंगे एसिड। जब उनका थ्योरी फेल हुआ तो फिर देखा गया कुछ ऐसे कंपाउंड में जो लोन पेयर एक्सेप्ट करके तो वो भी एसिड बिहेवियर शो कर रहा था उनको, तो तीनों ही एसिड सही। सोचो, अर्हेनियस ने बोला था कि H+ वाटर में दे, कोई रेगिस्तान में रहता तो उसको तो एसिड कभी मिलेगा ही नहीं, वहां पानी है ही नहीं। ये एक मीम है जो आपको शायद कल तक समझ आए, कम IQ वाले को नहीं समझ आता है, या आप इसको दूसरे वर्ड्स में कह सकते हो खराब जोक था। चले आगे, कल मुझे यहां पता चला कि यहां मेदांता हॉस्पिटल भी है। थर्ड वाला, थर्ड वाले में एक CH3 है, CD3 है, CT3 है। अच्छा, थर्ड वाला देखो, यहां O- लग रहा है और यहां पे OH लग रहा है, तो मैंने बोला था प्लस आई कौन होता है, या तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो या तो इलेक्ट्रॉन रिच हो, तो इन दोनों में माइनस और न्यूट्रल में रिच ही होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, रिच ही है, प्लस आई ज्यादा दिखा। डबल बॉन्ड जो होते हैं वो माइनस आई दिखाते हैं,
इसलिए अनस्टेबल हो गया। हो गया? हाँ, वो हाइपर कंजुगेशन है, वो इंडक्टिव नहीं है। ठीक है, वो हाइपर कंजुगेशन है। जो आप कह रहे हो अल्फा एच काउंट करने वाला है, हाइपर कंजुगेशन होता है। हाँ, CT3 बताया ना, इसका प्लस आई ज्यादा होता है। प्लस आई का ऑर्डर देखो, मैंने बताया था C और T का बॉन्ड, T क्या हो गया, मास नंबर ज्यादा, हेवी हो गया। अब हेवी हो गया तो वो बॉन्ड छोटा बनाएगा, छोटा बनाएगा तो कार्बन वहीं पे है, मतलब इलेक्ट्रॉन वहीं पे है, तो डोनेट कर सकता है। तो ज्यादा प्लस आई हो गया ना, डोनेट कर सकता है, तो डोनेट कर सकता है, ज्यादा प्लस आई ज्यादा स्टेबल। हाँ, हो गया? अच्छा, इस बार संडे को तो तुम्हें क्लास के लिए बुलाया था क्या मैंने? भाई इस बार संडे को तो मैं हूं ही नहीं यहाँ पे। इस बार संडे को तो मैं बैंगलोर जा रहा हूँ, सैटरडे को ही जा रहा हूँ। अंकल जी आए ना, अंकल जी को नहीं पता आपको, तरुण सर? तो अंकल जी आए, अंकल जी के साथ ही जाना है बैंगलोर। और बाकी के 2 अंकल जी लोग दिल्ली से आ रहे हैं बैंगलोर। बाकी के 2 अंकल जी मतलब सुरेश सर नहीं है भाई, वो तुमने नाम ही बदल दिया, सुरेश सर। मालिक्यूल, वो नहीं आएगा क्योंकि पेपर इस बार, बताया आपको नहीं बताया, पेपर इस बार खुद द ग्रेट विशाल सर आपको सेट करके देंगे। ठीक है, तो पेपर, हाँ, तो पेपर खुद ही आपको बनाया जाएगा, खुद ही मतलब मैं इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि ऑर्गेनिक तो मैं दे ही रहा हूं, इनऑर्गेनिक भी दूंगा। ठीक है, तो इस बार पेपर जो होगा, लास्ट पेपर में मैंने कुछ अपना हस्तक्षेप किया था, पूरा नहीं बनाया था, बट मैंने अपने गाइडेंस में रखा था। तो लास्ट पेपर वाज एग्जैक्टली नीट लेवल। आप उठा लेना, लास्ट पेपर में जितने स्कोर आ रहे हैं वही नीट लेवल का स्कोर है, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, राइट? और अगर आप इस बार का पेपर देखेंगे एग्जैक्टली नीट लेवल बनेगा। ठीक है, अब देखोगे 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन वो डालते हैं एकदम इजी। लास्ट पेपर में भी देखना 30 क्वेश्चन इजी लेवल का है, 10 क्वेश्चन वो डालते हैं मॉडरेट। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जिसमें से 5 ऑप्शनल होते हैं आपके पास, वो डालते हैं जो आपके ब्रेन में थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करेगा। जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल, वो एंटी वाला फॉर्म जो था, न्यूमैन प्रोजेक्शन एंटी फॉर्म है ना, वो गलत ही होगा, मैं आपको बता के देख सकता हूं। 2 मिथाइल प्रोपेन वाला नहीं गलत हुआ, फिर सही है, अगर नहीं हुआ तो फिर सही है, क्योंकि उसमें 90% जनता गलत करती है, क्योंकि उसको दिखता है पहला स्ट्रक्चर वो एंटी फॉर्म स्टेबल, रॉन्ग है। पहला स्ट्रक्चर 2 मिथाइल प्रोपेन था ही नहीं, ठीक है ना, उसमें एक ही 2 मिथाइल प्रोपेन था, वो था बी ऑप्शन। वो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब है ना। तो अगला पेपर भी आपको जो बनेगा वो एग्जैक्टली मैं ही बनाऊंगा, और ऑर्गेनिक भी इनऑर्गेनिक, जैसे इनऑर्गेनिक पे इस बार ClF3 का एक क्वेश्चन आया था, याद है? वो ClF3 कोई और नहीं, उसके बाद वो ClF3 बेंट्स रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, VACPR का एप्लीकेशन है ना, कि लोन पेयर हमेशा इक्विटोरियल पे होगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा एक्सियल पे होगा। और अगला भी एक बेंट्स रूल का क्वेश्चन दूंगा अगली बार, और उसका लाइन अगली बार बताऊंगा। ठीक है, ये 2-3 लाइनें बेंट्स रूल में, एक लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक और होता है, वो मैं अगले क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। DPP वाला VDPP है, जो वेदांतु का DPP है ना, वही DPP है। तो वेदांतु देगा ना, हमसे क्यों मांग रहे हैं, उनसे मांगिए। तो हमने जो डलवाया है वो अभी अधूरा बना है, टाइपिस्ट टू टाइम ले रहा, तो हम क्या करें। ये हो गया, ये हुआ नहीं हुआ,
जल्दी। एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स शायद आपके बैच में ना डला हो। एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक बैच 3 में मैंने डलवा दिया है। बैच 3 है आपके पास, देखिए जरा, पीरियोडिक टेबल डला हुआ है। 289 क्वेश्चन है उसमें, 300 क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में, पूरा एनसीईआरटी का फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें, हर लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। ले लीजिए, बैच 3 वालों से कनेक्ट कर लीजिए, बैच में ज्वाइन कर ले लीजिए। सारी चीजें जो आप टीचर से मांगते हैं, आप गलत जगह पे अपना दिमाग लगा रहे हैं। आप मांगिए मैनेजमेंट के लोगों से, वो दे देंगे आपको। सोया चलो नेक्स्ट, ये हो गया 4 क्वेश्चन। नहीं, जल्दी। फिर पढ़ेंगे अपन डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। डीएनपी डिस्टेंस नंबर पावर। हो गया? डीएनपी रूल, डिस्टेंस नंबर पावर रूल। जल्दी करिए। कौन सा वाला? ये वाला, ये अनस्टेबल कर रहा है, माइनस आई। ये माइनस आई भी अनस्टेबल कर रहा है, दोनों माइनस आई अनस्टेबल कर रहे हैं। लेकिन ये पास में है तो ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है, ये दूर हो गया तो कम अनस्टेबल कर रहा है। क्योंकि देखो यहां पे अब एक तरीका ये हो गया, अब मेथड नंबर 2, ये माइनस आई शो कर रहा है, यहां पे प्लस आई माइनस आई दोनों शो कर रहा है, तो इसलिए वो स्टेबल है। ठीक है, दोनों में से कोई भी सोच सकते हो आप। हो गया? चलो, अब आता है आपके पास डीएनपी रूल। डीएनपी रूल इज वेरी सिंपल रूल। डीएनपी रूल में जो डी है वो डिस्टेंस बताता है, और जो एन है वो नंबर बताता है, और जो पी है वो पावर बताता है। तो डिस्टेंस नंबर पावर रूल, डीएनपी रूल। डीएनपी रूल इज वेरी वेरी इजी। देखना, इसको अप्लाई करना सीखना है, और क्वेश्चन अगर इंडक्टिव से आता है तो वो डीएनपी से आता है। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहला डीएनपी रूल क्या कहता है कि डिस्टेंस को प्रायोरिटी नंबर 1 देते हैं। कभी भी अगर आपको इंडक्टिव का क्वेश्चन आया, प्रायोरिटी आपको सबसे पहले किसको देनी है? डिस्टेंस को। अगर डिस्टेंस सेम हो जाए तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है? नंबर को। और अगर नंबर भी सेम हो जाए तो फिर सबसे लास्ट में प्रायोरिटी किसको देनी है? पावर को। पावर मतलब वो जो आपने ऑर्डर लिखा था कि किसका माइनस आई ज्यादा कम, वो पावर है। अब जैसे क्वेश्चन देखना, एक मैंने यहां पे कार्बोकेटाइन दिया है और यहां पे लगा हुआ है CH3। सिमिलरली यहां पे कार्बोकेटाइन दिया है और यहां पे मेरे पास लग रहा है मान लो CH3। ठीक है, अब कह रहा है कंपाउंड नंबर 1 और कंपाउंड नंबर 2 में कंपेयर करिए। तो जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करिए, जब भी आपके पास कार्बोकेटाइन कंपेयर कर रहा हूं, क्या वो पास में है? तो सबसे पहले आपने क्या देखा है? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है? पास है तो ज्यादा स्टेबल करेगा, डिस्टेंस दूर हो गया तो कम स्टेबल करेगा। तो सबसे पहला जो आपने देखा वो था डिस्टेंस का रूल। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन में, डिस्टेंस ज्यादा है तो स्टेबल करेगा, डिस्टेंस कम है
उल्टा हो गया, डिस्टेंस ज्यादा है अनस्टेबल हो गया, डिस्टेंस पास में है स्टेबल, डिस्टेंस ज्यादा हो गया अनस्टेबल। अच्छा नेक्स्ट, अगर मान लो यहां पे CH3 लगा हुआ है और यहां पे 2 CH3 लगे हुए हैं, अब देखो डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है तो किसको प्रायोरिटी दी आपने, नंबर को। अगर प्रायोरिटी 1 फेल हो जाए तभी प्रायोरिटी 2 पे जाना है, प्रायोरिटी 2 पे डायरेक्ट मत चले जाना। अब आ जाएगा ए बी ग्रेटर देन ए, यही होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, यहां पे प्लस चार्ज दिया, यहां पे CH3 दिया और यहां पे Ct3 दिया, ठीक है। यहां पे मैंने Ct3 दोनों दे दिया। पहला कंडीशन देखो, डिस्टेंस सेम था क्या, नंबर भी सेम था क्या, अगर डिस्टेंस सेम नंबर सेम तब आपने देखा पावर, पावर कहां ज्यादा है, तो C ग्रेटर देन ए में, सॉरी B ग्रेटर देन ए। अच्छा ये आपने समझ गया डिस्टेंस नंबर पावर का रूल। एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं जो आपको डिस्टेंस नंबर पावर को अप्लाई करना है। जैसे देखो यहां पे प्लस चार्ज है, यहां पे मैं लगा रहा हूं CH3 Ct3, यहां पे मैं लगा रहा हूं Ct3, अब करो, आपके पास एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इसमें 5 एग्जाम्पल्स हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है जरा ध्यान देना। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि सर डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, नंबर भी वेरी कर रहा है, पावर भी बदल रहा है, तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसको दोगे, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखो, एक ये पास में है और ये पास में है, ये और ये है, 1 और 4 है। 1 और 4 में किसकी प्रायोरिटी, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, 1। Ct3 है ना, यहां Ct3 है, तो 1 की प्रायोरिटी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू 4, 1 और 4 हो गया। अब 2 3 5 देखना है, तो देखो थर्ड कार्बन पे ये है और थर्ड कार्बन पे ये भी है और ये फोर्थ कार्बन पे चला गया, तो पहले आपको इसमें आएगा, सेकेंड और थर्ड में। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या देखोगे, डिस्टेंस सेम है तो क्या देखोगे, नंबर ज्यादा है तो थर्ड की प्रायोरिटी ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू सेकेंड, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा 5। तो सबसे पहले डिस्टेंस डोमिनेट करेगा, उसके बाद पावर देखोगे, उसके बाद क्या देखोगे, डिस्टेंस फिर नंबर, उसके बाद पावर देखोगे। ये तो हो ही गया। एक क्वेश्चन और करो, क्या अगर एक काम करो, रुको डाउट पूछो, हाँ बताओ। Ct3 के पास एक और Ct3 ला देते, ये वाला, राइट। हाँ अब बताओ, अब क्वेश्चन बदल गया, अब बताओ जरा। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस 1 और 4 में ही है, उसके बाद क्या नंबर देखते हो, तो नंबर क्या इसका ज्यादा हो गया, तो 4 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। आया, चलो नेक्स्ट, यहां तक लिखो फिर क्वेश्चन कराते हैं जल्दी से, 4 क्वेश्चन है, कर लो। क्या टाइम, बेटा समय आता जाता रहता है, जल्दी जल्दी। डीएनपी के आपके पास 5 एग्जाम्पल है, 5 कर लो, चंगा हो जाओगे। करें करें करें, सबसे पहले डिस्टेंस, फिर नंबर, फिर पावर देखना है, कर लें। चलो पहले अपन क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे आपके पास ये रहा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में ये रहा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे दे दिया है CH3 दूसरा दिया साइक्लोहेक्सेन, आप मन में आंसर सोचते रहना, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे दे दिया मान लो CD3, यहां पे दे दिया आपके पास पॉजिटिव चार्ज और इसको क्या दिया है Ct3 और Ct3, इसमें दे दिया पॉजिटिव चार्ज, फिर यहां क्या दे दिया आपके पास
यहां पे दिया हुआ है CT3। क्या आंसर होगा इसका? क्या 143? गलत है। हाँ, सारे लोग दिमाग लगा लो। मछली बाजार नहीं बनाना बेटा। फोर टू 135 गलत है। हाँ हाँ समझ गए, बहुत महान लोगों को समझ गए। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। दूसरा क्वेश्चन 15। थर्ड वाला करोगे आपके दिमाग ही खुल जाएगा। थर्ड वाला, और जो फोर्थ दे रहा हूं उसमें तो ओहो बहुत ही मजेदार है। कितने हो गए? 4। लास्ट। ठीक, चलिए भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। आइए, सबसे पहले बोर्ड पे देखो। बोर्ड पे देखो, अपने को जब डिस्टेंस भी वेरी करने लगे, नंबर भी वेरी करने लगे, पावर भी वेरी करने लगे, तब डीएनपी रूल लगाना है। सबसे पहले डिस्टेंस देखना है, तो कार्बोकेटाइन के पास में ये है, पास में ये है, और पास में ये है। ठीक बात है। अब डिस्टेंस इन तीनों में सेम है, तो क्या देखोगे? नंबर। नंबर यहां सबसे ज्यादा है, तो 1 का सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आ जाओ, इन दोनों में डिस्टेंस भी सेम है, नंबर भी सेम है, पावर देख लोगे तो पावर CT3 का ज्यादा होगा, और फिर 2 हो जाएगा। अब आ जाओ, अब 3 और 5 में 3 ज्यादा होगा पावर, डिस्टेंस भी सेम, नंबर भी सेम, पावर देख लोगे 3 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। सिंपल। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो जरा, क्या यहां पे डिस्टेंस ये सबसे कम है? यहां भी डिस्टेंस कम है, यहां भी डिस्टेंस कम है, यहां भी कम है। ओके, अगर डिस्टेंस हो गए तो क्या नंबर देखोगे? नंबर नंबर नंबर, नंबर सेम है तो पावर, तो क्या 3 का ज्यादा हो जाएगा? 4, 3 4 2 1। 5 डिस्टेंस में सबसे ज्यादा है। वेरी नाइस। अब आ जाए यहां पे, ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या ये माइनस आई दिखाता है? क्या ये भी माइनस आई दिखा रहा है? क्या ये भी माइनस आई दिखाता है? और ये क्या प्लस आई दिखाता है? अब देखो जरा, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सबसे पहले नंबर भी सेम है, पावर देखना है आपको। सबसे स्टेबल कौन करेगा? स्टेबल 4 कर रहा है। अब 1 2 3 में आ जाओ, जिसका माइनस आई ज्यादा वो अनस्टेबल ज्यादा, और जिसका माइनस आई कम वो स्टेबल ज्यादा। ये समझ पा रहे हो? सबसे ज्यादा माइनस आई, सबसे ज्यादा NO2 का होगा, तो 2 सबसे कम स्टेबल हुआ, ये बात ठीक है। NH2 और CN में फिर क्या 1 आ जाएगा इसके बाद, और फिर क्या इसके बाद 3 आ जाएगा। माइनस आई ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, उल्टा होता है माइनस आई के। यहां पे आ जाओ, यहां भी क्या माइनस आई दिख रहा है, लेकिन इस बार DNP भी लग रहा है।
देखो यहां पे माइनस आई लग रहा है, अनस्टेबल, माइनस आई अनस्टेबल, माइनस आई अनस्टेबल, यहां पे माइनस आई अनस्टेबल। अच्छा, लेकिन ध्यान देना, तो डिस्टेंस भी लग रहा है। सबसे पहले डिस्टेंस को देखेंगे, तो सबसे ज्यादा पास यहीं पे, तो माइनस आई पास में हो गया तो अनस्टेबल कर दिया। तो वन जो है, वन जो है वो आपके पास देखोगे सबसे लास्ट में हो गया, 4। उसके बाद देखोगे 1 2 3 में कंपेयर करते हैं, डिस्टेंस सेम है, फिर नंबर, तो नंबर माइनस आई का है तो अनस्टेबल करेगा, तो क्या 1 आ गया। इसके पास आ जाओ, 2 और 3 में 2 का पावर ज्यादा है और फिर 3 का है, तो दिस इज 3 2 1 4। हाँ, इसमें बताओ, यहां पे माइनस आई दिखा रहा है, यहां पे भी माइनस आई है और यहां पे भी माइनस आई है, तो क्या अनस्टेबल करेगा। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है वही अनस्टेबल करेगा, मतलब डिस्टेंस पास में होगा, तो डिस्टेंस में, डिस्टेंस हो गया, नंबर सेम हो गया, पावर देख लेंगे, तो ये पावर ज्यादा है, तो क्या 3 अनस्टेबल हो गया, फिर 2 और फिर डिस्टेंस, डीएनपी लगा लिया। डीएनपी में थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस कल डीएनपी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो यहीं तक रखते हैं।